फाइन स्टूडेंट, तो ये हम लोग का लेक्चर 11 होगा। इससे पहले हम लोग 10 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट क्या कवर किए हम लोग, यूरोपियन यूनियंस एंड ट्रेडिंग कंपनीज, जो कि हम लोग 5 मॉड्यूल में देखे हैं। उसका जो 5 मॉड्यूल हुआ है, जो 5 मॉड्यूल्स हुआ है, उसमें हम लोग एंग्लो इंडियन स्ट्रगल्स देखे थे, और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कैसे भूटान के साथ, कैसे म्यांमार के साथ, कैसे अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश का रिलेशन रहा है। तो देखो यहाँ पे हम ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समझे, मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट। ये 3rd यूनिट है। जैसे पहला यूनिट क्या हो गया, यूरोपियंस एंड ट्रेडिंग कंपनी, करेक्ट। सेकेंड यूनिट क्या हो गया, एंग्लो इंडियन स्ट्रगल्स। तो ये 3rd यूनिट है, मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स। इसको रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग बहुत तरह का मूवमेंट देखेंगे। देखो इसी यूनिट में हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 भी पढ़ना है, हमें पीजेंट्स रिवोल्ट भी पढ़ना है, हमें ट्राइबल अपराइजिंग भी पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है इसी में हमको, समझे। और आज की क्लास में हम लोग टोटली फोकस करेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, समझे। सोसाइटी में किस तरह का मूवमेंट हुआ था, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और रिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए ना। ये लेक्चर 11 होगा। और देखो इस लेक्चर में खास बात क्या है कि ये लेक्चर पूरी तरीके से फैक्चुअल है, फैक्ट है इसमें। तो कोशिश करो कि फैक्ट को भी कहानी के रूप में याद करने का, अदरवाइज फैक्ट को लोग भूल जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको कैरी करना, समझ रहे हो ना। चलो देखते हैं सिलेबस। देखो ये पिक्चर बार बार आया है ना स्टूडेंट, ये तुम्हारा क्या है, होल मॉडर्न इंडिया। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कर चुके हैं, करेक्ट। एरा ऑफ कंपनीज भी कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 दिख रहा होगा तुमको। तो मूवमेंट एंड रिवोल्ट का एक ही एग्जाम्पल दिया गया वहाँ पर, रिवोल्ट ऑफ 1857, जबकि उसमें बहुत सारे चीज़ होंगे। उसमें क्या है, एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी है, समझ गए। नेक्स्ट पेज चले आओ। तो रिवोल्ट एंड मूवमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सोशो रिफॉर्म मूवमेंट, करेक्ट, आज की क्लास में होगा चर्चा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हिंदू का देखेंगे, उसमें मुस्लिम का देखेंगे, पारसिस का देखेंगे, कुछ सेकुलर मूवमेंट भी देखने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी देखेंगे। यहीं पे आएंगे, देखो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में ही तुमको पता चलेगा भगत सिंह कौन थे, सुखदेव कौन थे, बात समझे। बहुत कुछ समझोगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से भी। पीजेंट मूवमेंट होगा, ट्राइबल मूवमेंट होगा, वर्किंग क्लास मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड लास्ट वन इज लेफ्टिस्ट मूवमेंट, समझ गए ना। ये सभी चीज़ हमें रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स में कवर करना है, ब्रॉडर टॉपिक है। नेक्स्ट आओ, हाँ, सोशो रिलीजियस मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना है हमें। सोशो रिलीजियस मूवमेंट में देखो, जो कि हम लोग आज से करने वाले हैं, इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। क्या देखेंगे फर्स्ट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद देखेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में हम लोग हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट देखने वाले हैं, नॉन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट देखने वाले हैं, पारसी मूवमेंट देखने वाले हैं, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट देखने वाले हैं, जिसमें स्वयं B.R. अम्बेडकर लीड करेंगे मूवमेंट को। सिख मूवमेंट देखेंगे, है ना, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट भी देखेंगे, डिप्रेस कास्ट मूवमेंट। देखो डिप्रेस कास्ट में बिल्कुल ये होंगे B.R. अम्बेडकर जी। और उसका बहुत सारा मूवमेंट जो महिलाओं के उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए किया गया है हमारे देश में, समझ गए ना। तो आज का टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। यदि तुम लेक्चर को ठीक से देखोगे, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। मैंने उस चीज़ को तोड़ा है। ये ब्रॉडर टॉपिक क्या है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि सोसाइटी में रिलीजियस में भी मूवमेंट हो रहा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूवमेंट हो रहा है, साथ साथ रिफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो आज का जो हम लोग का ब्रॉडर टॉपिक रहेगा वो सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट रहेगा, और जो कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट रहेगा। दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या बोलेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आज का टॉपिक और कल का टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसको मैंने फ्रैगमेंट किया, तोड़ा है। आया समझ में ना। यदि बुक पढ़ोगे, सोर्सेस पढ़ोगे, तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि रिलीजियस भी है, रिफॉर्म भी हो रहा है। चलो बात समझते हैं इस चीज़ को। चलो देखते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये कब, क्यों भारत में ऐसा हुआ, ऐसा भारत में क्या परिस्थिति आया जिसके वजह से हुआ है। तो देखो यहाँ पे समझो कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1800 से लेकर 1899 तक, बात समझे ना। ये 100 साल का जो समय है, इसमें जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हुआ है नेशनलिज्म के लिए भी।
क्यों? क्योंकि कॉमन ग्राउंड तो ब्रिटिश ही है। यही ब्रिटिश है जिसने कल्चर बर्बाद कर दिया भारत का। यही ब्रिटिश है जो हमारा तरीका जो था वो बर्बाद कर दिया। यही ब्रिटिश है जिसने हमारा इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया। तो कॉमन कॉज है ना ब्रिटिश। यही ब्रिटिश है जिसने क्रिश्चियन मशीनरी ला के हमारा जो हिंदू का जो रिलीजन था उसको बर्बाद कर दिया। तो सब बगावत होगा ना, गुस्सा दिखेगा, एक से एक लीडर आएंगे सीन पे जो पूरा लोगों को मोबिलाइज करेंगे कि नो गलत हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा। बात समझे? और हाँ, कई ऐसे भी होंगे जो कहें कि गलत नहीं है, वेस्टर्न एजुकेशन ही नीड ऑफ द आवर है, वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा लॉजिकल है, वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा टेम्परामेंट है। तो यहाँ पे भी तुमको रिफॉर्म में भी दो तरह का मिलेगा, रिवाइवलिस्ट मिलेगा और रिफॉर्मिस्ट मिलेगा। थोड़ी देर में समझेंगे। तो बात समझे ना, ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19 सेंचुरी में जो तैयार हुआ, कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिज्म को भी ग्रोथ देगा ये। समझे? भारतीय होने का बाद हम लोग सब एक है क्योंकि दुश्मन एक है। रीज़न क्या है? देखो, सबसे मेन रीज़न है वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होना। जैसे मैकेले जिस हिसाब से एजुकेशन लेके आया भारत में, लिबरल आइडिया से आया, तो इससे क्या हो गया? आदमी देखो निगेटिव नहीं है, आदमी को पता चला लिबर्टी भी कुछ चीज़ होता है, इक्वलिटी भी कुछ चीज़ होता है, फ्रीडम भी कुछ चीज़ होता है। तो लोगों का जो सोचने का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ। दूसरी बात ये देखो, पॉजिटिव रिजल्ट है वेस्टर्न एजुकेशन का, ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इसको नेगेटिव नहीं समझा जाए, पॉजिटिव रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग का सोचने का जो तरीका है, अंदाज है, वो चेंज हुआ। लिबरल देखो, राजा राम मोहन रॉय कितने बड़े शख्सियत थे, उनको वेस्टर्न एजुकेशन का भी उतना ही ज्ञान था। दूसरी बात यह है कि क्रिश्चियन मिशनरीज, उसका नेगेटिव असर दिखेगा भारत में। ट्रैवल को पकड़ पकड़ के क्रिश्चियनिटी बना रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। वो हमारे जो इंडियन का जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, उसको तोड़ रहा है, काट रहा है, उसको अपना रिलीजन जबरदस्ती थोप रहा है। बताए थे ना सेंट जेवियर का भी, कैसे गोवा में आया था वो आदमी, कितना अपने जीवन काल में कन्वर्ट किया था। हम पोर्टुगीज का भी जानते, कितना जबरदस्ती बोला था, या तो स्वॉर्ड लो या फिर क्रिश्चियनिटी लो। याद आया सभी चीज? तो जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी घुस रहा है। तो जब जबरदस्ती, क्योंकि धर्म भारतीय के लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यदि ज़बरदस्ती धर्म पे काम करोगे, ज़बरदस्ती इन्फोर्स करोगे, तो रेवेलियन होगा, मूवमेंट होगा। बात समझे? और दूसरी बात है कि ये जो ब्रिटिश, जो कि सबसे लंबा रहा है यूरोपियन पावर में, ब्रिटिश का जो रूल है, उसका जो असर है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली बहुत ही नेगेटिव रहा था। तो जाहिर सी बात है काउंटर अटैक होगा मूवमेंट के रूप में। समझ गए स्टूडेंट? हाँ। एट द सेम टाइम देखो, सभी ब्रिटिश लोग बुरे नहीं थे। कई ब्रिटिश लोग, विद्वान लोग सब यहाँ पे आके इंडिया में, इनफैक्ट ये इतना रिसर्च किए, लोगों को बताए कि क्या तुम लोग को इंडियंस लोग, तुम लोग लग रहा है कि तुम लोग नीचे रेस के, तुम लोग नीचे का रेस नहीं हो, तुम्हारा ही अशोका था, अशोका तुमसे ही आता था, कोई चंद्रगुप्त भी तुमसे ही कोई आता था। तो हमको सेंस ऑफ प्राइड भी दिया है ब्रिटिश ने। जैसे एग्जाम्पल देखो, जेम्स प्रिंसेप, वही जेम्स प्रिंसेप था, इन्होंने ही अशोका का एडिक्ट्स को डेसिफर्ड किया था। तब हमको पता चला कि अशोका भी कोई है। समझे? अशोका भी कोई था, उसका साम्राज्य अफगानिस्तान तक था। तो कितना सेंस उस समय लोगों को मिलता होगा। और अभी भी बोलते हैं तो कितना सेंस आता है, प्राइड लगता है ना, प्राइड, मज़ा आता है ना, ओ वाह कितना अच्छा हमारा लीडर था। तो वही बोला कि जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे, यानी कि जो अच्छे लोग थे, ये लोग सब पढ़ने लिखने वाले जो स्कॉलर्स लोग थे, ठीक है, इन्होंने इंडिया का जो पास्ट है, ग्लोरियस पास्ट, उसको बहुत अच्छे से लाइमलाइट में दिखाया है। और लोगों को अपील किया इंडियंस को कि देखो क्या सोच रहे हो, तुम लोग अनसिविलाइज नहीं हो, तुम लोग हमसे भी ज़रा सिविलाइज थे, यूरोपियन से भी ज़्यादा सिविलाइज हो, आर्यन रेस के लोग सब हो तुम लोग। समझे? जैसे एग्जाम्पल हो गया, देखो सर विलियम जोन्स हो गए, जेम्स प्रिंसेप हो गए, चार्ल्स हिल्किंस हो गए, मैक्स मुलर हो गए, इन्होंने हमारे हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दिखाया है। समझे? और उसके बाद हमारे इंडियन स्कॉलर्स भी कम है क्या? राजा राम मोहन रॉय, समझे, राधाकांत देव, राजेंद्र लाल मित्र, M.G. रानाडे, इन्होंने भी हमारे जो इंडियन हिस्ट्री था, देखो बाल बीजी तिलक भी ले लो तुम, ये सब ने क्या किया कि हमारे जो हिस्ट्री है जिसको गलत तरीके से ब्रिटिश दिखा रहा था, ये ब्रिटिश का बात, ओरिएंटलिस्ट का बात नहीं कर रहा, जो ब्रिटिश रूल कर रहा है। देखो ब्रिटिश को हुआ क्या, ब्रिटिश बहुत कंट्री को कॉलोनी बनाया, मैं जब इंडिया में आया तो इंडिया में आके साइको हो गया वो कि अरे इंडिया तो बहुत आगे का कंट्री है, ये इसमें तो बहुत सारा धर्म है, इसमें तो बहुत सारा वेद है, इसमें तो बहुत सारा अच्छे अच्छे बुक है। वो टेंशन में आ गया कि ये कंट्री कैसे कितना आगे हो सकता है। मगर तुमको तो ब्रिटिश ने क्या किया कि लोगों को गलत गलत बताना शुरू कर दिया, ये तुम्हारा कंट्री बेकार है, तुम्हारा ये है वो है, ताकि इन्फेरियर फील हो सके कंट्री मैन को। मगर जानते हो कि बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द इंडिजिनियस स्कॉलर, इंडियन स्कॉलर, और जो अच्छे लोग थे, ब्रिटिश के भी बहुत अच्छे लोग होंगे,
उन्होंने हमारे हिस्ट्री को बहुत ग्लोरीफाई किया ताकि हमें भी सेंस ऑफ प्राइड मिले। जब हमें सेंस ऑफ प्राइड मिलेगा तो हम लड़ाई करेंगे ना ब्रिटिश के अगेंस्ट कि क्यों हमारा गलत चीज़ तुम दिखा रहा है, तो अच्छा चीज़ को भी क्यों गलत करके तुम दिखा रहा है। यस, तो ये तो होना ही था। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो होना ही था। ये स्थिति परिस्थिति ही वैसा क्रिएट हो गया। लोग पढ़े लिखे हैं। राजा राम मोहन रॉय देखो वेस्टर्न एजुकेशन भी बहुत अच्छा लिए थे, उनको क्या नहीं आता था। जब वो आएंगे तो भारतीय के लिए लिखेंगे ना, समाज को भी लिखेंगे अपना, हाँ छपेगा ना उनका। बंगाल से थे, बंगाली लोग ऐसे भी पढ़ने बहुत तेज होता है, ये सब चीज़ में लिटरेट माइंड होता है। सही बात है कि नहीं है? बंगाली लड़ा है बाबू, इंडियन नेशनल मूवमेंट में केवल बंगाली लोग लीड किया है। देखो उठा के देख लो पूरा हिस्ट्री, समझ रहे हो ना बात को। हाँ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो जो सोशल अवेकनिंग हो रहा है कि यस नेशनलिज्म, यस रिफॉर्म आना चाहिए, गलत चीज़ को दूर करना, यस इंडिया ग्लोरियस पास्ट रहा है, इस तरह का जो अवेकनिंग आ रहा है, जिससे दो धारा तैयार हुआ, दो स्कूल तैयार हुआ। स्कूल का मतलब जहाँ पढ़ते हो बच्चे उसको वो स्कूल नहीं, विचार, दो अलग विचार डेवलप्ड हुआ, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। समझे? तो रिफॉर्मिस्ट क्या बोलेगा? रिफॉर्मिस्ट कहेगा कि ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन ही ठीक है, लिबरल आइडियाज ठीक है, इसी आइडिया को कैरी किया जाए, ये ज़्यादा बेटर दिया दिखा सकता है इंडियन सोसाइटी को, क्योंकि इंडिया का जो वैल्यूज़ है उतना अच्छा नहीं है, रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है। ये बात भी सत्य है। हमारा जो आइडिया सब था रूढ़िवादी था। मगर जो वेस्टर्न आइडियाज़ होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम वाला जो चीज़ होगा वो ज़्यादा बेटर है। उसमें सबका समान का बात है, ईगैलिटेरियन सोसाइटी का बात है, इक्वलिटी का बात है उसमें। तो रिफॉर्मिस्ट जो बोल रहे हैं वो बोल रहे कि नहीं, सोसाइटी में रिफॉर्म आना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन से ही, लिबरल आइडियाज से ही। एग्जाम्पल देखो ब्रह्मो समाज। हाँ, ब्रह्मो समाज का नींव किसने रखा था? राजा राम मोहन रॉय ने। बात समझे? आगे देखो मगर रिवाइवलिस्ट भी है। रिवाइवलिस्ट बोला नो, बाहर का जो वेस्टर्न तरीका है, वेस्टर्न थिंकिंग है, वो हमारे इंडियन कल्चर को बर्बाद कर देगा, और कर ही रहा है बर्बाद। ये बर्बाद कर देगा। बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होना चाहिए भारत में। हमारा जो इंडियन कल्चर, हमारा जो इंडियन वैल्यूज़ है, हमारा जो इंडियन एथिक्स है, इंडियन जो इथोस है, उसको बर्बाद कर रहा है। इसलिए अब हम वेद को पढ़ेंगे, बात समझे, और हम सोसाइटी को फिर से ग्लोरियस पास्ट में ले जाएंगे। जो भारत कर रहा है वही हम पढ़ाएंगे, उसी पे हम काम करेंगे, ना बल्कि वेस्टर्न एजुकेशन। देखो बढ़ गया ना। एग्जाम्पल क्या है? वो आर्य समाज है, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। तो देखो बेस्ट एग्जाम्पल है कि ब्रह्म समाज क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का। और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आर्य समाज। समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? तो देखो विचारधारा अलग है। दो स्कूल थॉट हुआ, एक रिफॉर्मिस्ट जो चाहता है कि वेस्टर्न एजुकेशन लीड करे, रिवाइवलिस्ट नो, हमारे इंडियन कल्चर को ही फिर से रिबैक किया जाए। हाँ, रिबैक का मतलब ये नहीं होता है कि वैदिक वाला उम्र ही, वैदिक वाला एज ही, वैदिक का जो समझ था वो वाला चीज़, वैदिक का जो नॉलेज था उस नॉलेज को दिया जाए, पॉजिटिव नॉलेज को दिया जाए। खराब चीज़ को हटा के, जो बहुत सारा चीज़ तो पॉजिटिव है ना जी इंडियन कल्चर का पहले वाला, और पॉजिटिव चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ना बल्कि वेस्टर्न एजुकेशन को, एज पर योर रिवाइवलिस्ट। आगे देखो, तो हमें क्या क्या पढ़ना है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में, क्योंकि आज का विषय सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ही है। हाँ, सबसे पहले हमें ब्रह्म समाज को पढ़ना है, यंग बंगाल मूवमेंट को पढ़ना है, प्रार्थना समाज पढ़ना है, सत्य शोधक समाज पढ़ना है, वेद समाज पढ़ना है, आर्य समाज पढ़ना है, रामकृष्ण मिशन को पढ़ना है, और लास्ट वन में थियोसॉफिकल मूवमेंट को भी पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है यही है, 8 टॉपिक पढ़ना है हमें इसमें, छोटे छोटे टॉपिक सही है। होप सो समझ में आ रहा होगा बच्चे लोग को। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, बहुत बड़ा नाम है इनका, समझे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में फर्स्ट देखेंगे ब्रह्म समाज। मैं उससे पहले ये शख्सियत के बारे में जान लेते हैं कि ये थे कौन। देखो इनको जो राजा का जो टाइटल मिला था कौन दिए थे? अकबर II दिए थे, मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर अकबर II जो थे उन्होंने ही टाइटल दिया था इनको राजा का। अब देखो उसके बाद तो इनका टाइटल ही पड़ गया राजा राम मोहन रॉय। राजा एक टाइटल है, और ऑर्डिनरी आदमी को नहीं दे सकते, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होगा, इंटेलेक्ट होगा, उसी को मिलेगा इस तरह का टाइटल सब। तो अकबर II ने इनको क्या दिया? खिताब दिया था, टाइटल दिया था राजा का। समझ गए ना? अब देखो इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया का जो सोचने वाले जो व्यक्ति, पहला व्यक्ति है कि मॉडर्न इंडिया कैसा होना चाहिए, है ना, नव भारत कैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनांसास भी कहा जाता है। देखो यूरोप में रिनांसास हुआ था, रिनांसास मतलब रीबर्थ। यूरोप फिर से रीबर्थ हुआ, क्योंकि यूरोप का जो पहले का जो कल्चर था उसको रिवाइव किया गया। पहले जो रोमन एम्पायर का जो कल्चर था वो खत्म हो गया ना स्टूडेंट, बेजेंटाइन एम्पायर बना, ऑटोमन एम्पायर बाद में आया, याद है यूरोप का हिस्ट्री। तो वहाँ पे भी 13-14 सेंचुरी में देखोगे तो रेनांसास आया, भले उस वहाँ पे 13-14 सेंचुरी में आया, मगर इंडिया में 18 सेंचुरी में वही चीज़ हो रहा है।
और उसमें पायनियर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इंडियन सोशो रिलीजियस मूवमेंट के लीडर हैं, लीड करने वाले पहले फ्रंट लीडर सब हैं ये लोग, समझे। तो इंडिया में जो रिनासांस आया है, इंडिया में जो रिफॉर्म्स आए हैं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल राजा राम मोहन रॉय का भी है, क्योंकि इनके एफर्ट के वजह से ही उस समय जो सती, जो कि बहुत ही डेरोगेटरी प्रैक्टिस था, इनके मदद से ख़त्म हुआ है, थैंक्स टू द विलियम बेंटिक ऑल्सो। विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल थे। आया समझ में? देखो, तो इसलिए राइटली इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन रिनासांस भी, या फादर ऑफ इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी है। और ब्रिज है पास्ट और फ्यूचर का, बात समझे, यानी पास्ट और फ्यूचर, यानी कि मॉडर्न है तो क्या हुआ, पास्ट और फ्यूचर का ब्रिज होगा। हाँ देखो, ये कितने उस समय के, हम तो कहते हैं कि बच्चे लोग अभी भी प्रेजेंट में ना इनके तरह सोच वाला आदमी नहीं होगा, जबकि ये 200 साल पहले का प्रोडक्ट है। अभी क्या 2024 चल रहा है ना, इनका कार्यकाल देखो 72 से लेके 1833 रहे हैं, 200 साल से भी पहले ओल्ड मैन है ये। अभी के हिसाब से देखोगे तो 200 ईयर्स वाले ओल्ड मैन है ये, 200 साल बीत चुका है। मगर जितना उस समय 200 साल पहले एक शख्सियत जन्मा था बाबू, अभी भी दिया दिखा सकता है, अभी भी मॉडर्न आदमी को दिया दिखा सकता है यार, लेकिन ज़माने से आगे की शख्सियत है ये सब। और ऐसे बहुत कम पीसेस होते हैं हिस्ट्री में। आया समझ में? मैं बताऊंगा इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लोग तो इनको लाइमलाइट में ही नहीं लेता है, बहुत बड़े शख्सियत है ये। देखो, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच था, टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट था, लॉजिकल चीज़ था ये, और ये बिल्कुल ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी का बात करते थे, बोलते सब बराबर है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। क्या है ये धर्म पूरा दबा कर रख दिया है क्या? हमारे हिंदू धर्म में क्या बुराई नहीं था क्या? बहुत बुराई है, इन्होंने कितना रिफॉर्म्स किया उस पर। हाँ ये देखो, ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे, ओनली इन वन गॉड कॉन्सेप्ट। जैसे वेद पढ़ोगे ना बच्चे लोग, तो वेद में एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, ठीक से ट्रू लेवल पे देखोगे। हाँ, जैसे वेद बोले वेदांता, उपनिषद का जो प्रिंसिपल है वेदांता में है ना जी। हाँ, उपनिषद मतलब जब वेद जहाँ पे ख़त्म होता है, जिसको वेदांता भी कहते हैं। तो ये मोनोथीज्म में बिलीव करते थे। अब प्लस इनके हिसाब से गॉड क्या है, गॉड का मूर्ति नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। गॉड से प्राप्त करना है तो मेडिटेशन में बैठो, वेद पढ़ो, वेद मतलब वही वेदांता पढ़ो, तो गॉड मिल जाएंगे, सैल्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मोनोथीज्म में बिलीव करते थे। और इन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखा था, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और देखो, तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो किताब का नाम है, उसमें इन्होंने क्या किया कि वेद को और 5 जो उपनिषद उसको बंगाली में कन्वर्ट किए, ताकि लोगों को पता चल सके कि लॉजिक क्या है बोलने का। देखो, जब धर्म का डिबेट होगा तो धर्म का ही सेक्शन लेके आओगे बोलने के लिए, लॉजिकल बुद्धि भी लगाओगे तो कोई मानने वाला नहीं है तुम्हारा। बात समझे? देखो, बात क्या था कि ये अपना पत्रिका चलाते थे, संवाद कुमुदिनी हो गया, और भी बहुत सारा पत्रिका लिखते थे ये, समझे, ये न्यूज़पेपर सब लिखते थे। अब उसमें तुमको लोगों को मैसेज देना है, तो तुम अपने मन से मैसेज दोगे तो बोलेगा कि पक्का ये वेस्टर्न एजुकेशन का पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये बात कहेगा ही कहेगा। मैं ये चालाक आदमी है, चतुर आदमी है। इन्होंने क्या किया कि जो वेद में लिखा गया है, जो उपनिषद में लिखा गया, वही चीज़ को बोल रहे हैं, अपना बात पीछे सपोर्ट करके कर रहे हैं कि देखो हम ऐसे फालतू में नहीं बोल रहे हैं, ये वेदांता में लिखा गया है, ये उपनिषद में लिखा गया, ये वेद में लिखा गया। तो ये बोल बोल के ये लिखते थे, लोगों को मैसेज पहुंचाते थे, ताकि कुछ पीछे से सपोर्ट रहे, कुछ नॉलेज का, कुछ सोर्सेज का। ऐसे जैसे डिबेट बच्चे लोग करते हो ना, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं बोल सकते हो ना, देयर मस्ट बी अ सोर्स। तो ये अपना जो सबसे बड़ा जो सोर्स बनाया, उपनिषद को सोर्स बनाया, और उपनिषद से बोलते देखो हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ साक्ष्य। ये खास बात देखो, वही बंगाली में अपना बहुत सारा बुक्स को ट्रांसलेट किए, समझे, और दिखाएं कि जो एंशियन हिंदू टेक्स्ट है वहाँ पे केवल मोनोथीज्म का ही बात है। मगर समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये 40 को ये है ना, अभी देखो 84 करोड़ देवता, बहुत ज़्यादा देवता डाल दिया गया ना उसमें, है ना, दुनिया भर का चीज़ डाल दिया गया ना। कितना है, 32 कोटि ना, 33 कोटि बोलते हैं, 33 कोटि था, करोड़ भी नहीं था, कोटि 33 देवता था एक्चुअल में। अब 33 कोटि नहीं समझ में आया तो करोड़ लिख दिया लोग ने। तो इन्होंने कहा कि 33 कोटि भी नहीं है, 33 करोड़ भी, ये सब कुछ नहीं है, गॉड एक ही है, मोनोथीज्म है, ओनली वन गॉड। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा वेद में ही लिखा गया है, ऐसा वेदांता में ही लिखा गया है। यानी कि लोगों को बोल रहे हैं कि देखो इतना भगवान को पूजने से कोई मतलब नहीं है, खुदा एक है, उनको पूजो। बात समझ रहे हो ना? तो ये अपने तरीके से लोगों को अपील कर रहे हैं कि देखो हिंदू टेक्स्ट में लिखा गया, ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम टेक्स्ट से, मैं बाकी टेक्स्ट से बोल रहा हूँ, मैं हिंदू टेक्स्ट से ही बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक है भारत का।
इंडियन सोसाइटी का। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है ये। अदरवाइज देखो क्रिश्चियनिटी से पढ़ के आए तो हो सकता है क्रिश्चियनिटी का आइडिया डाल दे, मगर ये ऐसा नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं कि जो हिंदू का जो टेक्स्ट है उसी को पढ़ के इंटरप्रेट करके बता रहे हैं कि देखो हिंदू टेक्स्ट में ही लिखा गया कि मोनोथीज्म है, गॉड एक होता है, और ये वेदांता में लिखा गया है। आगे देखो, इतना ही नहीं बच्चे लोग, देखो ये छोड़, आप कहो कि सर ये हिंदुइज्म के लिए काम किया, नो बाबू, ये क्रिश्चियनिटी के लिए भी काम किए हैं। ये बहुत जीनियस आदमी है, समझे ना? दुनिया का बहुत सारा रिलीजन को पढ़ के बैठे हुए हैं। देखो इन्होंने परसुएट ऑफ जीसस लिखा था 1820 में। अब इस किताब में क्या किया कि जो न्यू टेस्टामेंट है, देखो बाइबल देखोगे ना बच्चे लोग, बाइबल टेस्टामेंट से ही लिया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। जैसे न्यू टेस्टामेंट में जीसस का जो जीवन है वो बताया गया है न्यू टेस्टामेंट में, और जीसस कैसे अपना लाइफ को कंडक्ट किए हैं। तो इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को भी इन्होंने इंटरप्रेट किया, और जो मोरल जो मैसेज है और जो फिलोसॉफिकल मैसेज, दोनों को सेपरेट किया है इन्होंने। तो जीनियस ना, ट्रू लेवल के जीनियस है कि नहीं है बताओ तो? कि जो बाइबल है, कह सकते हो न्यू टेस्टामेंट का मतलब बाइबल ही होता है, जहाँ पे जीसस ने क्या किया जीवन काल में, तो उसको भी तोड़ दिए दो भाग में कि मैसेज क्या है, फिलोसॉफिकल मैसेज क्या है उसका, और मोरल मैसेज क्या है। बात समझा? और इतना ही नहीं, इन्होंने जो बेस्ट जो चीज़ है मिशनरीज़ का, उसको भी इन्होंने हिंदुइज्म में ऐड करने का प्रयास किया, बट लॉजिकल लाइन पे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती। जैसे मान लो कि हमारा वेद से बहुत सारा चीज़ मिला यहाँ से, क्योंकि धर्म मिलता भी है, हर धर्म में ही ब्रदरहुड सिखाया जाता है, हर धर्म में ही टॉलरेंस सिखाया जाएगा, हर धर्म में ही सर्विस सिखाया जाएगा। सही बात है ना? जो इनको अच्छा लगा वो हिंदुइज्म में भी ये लेके आना चाह रहे थे, और बिल्कुल ब्रिटिश लोग सपोर्ट करते थे इस चीज़ को, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस था बहुत ही लॉजिकल था। तो ना इनफैक्ट हम कहेंगे कि यूरोपियन से भी आगे का थॉट प्रोसेस था इनका। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? हाँ, आगे देखो तो देखते हैं राजा राम मोहन रॉय का जीवन काल जो रहा है, बहुत सुंदर जीवन काल रहा है उनका, 1772 से लेके 1833 तक। ठीक है, इसको याद कर लोगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था ना, तो कहोगे कि उनका जन्म हुआ, और चार्टर एक्ट 1833 में पास हुआ ना, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना मोनोपोली सब खत्म कर दिया गया। तो आप चार्टर से भी याद कर सकते हो उनका पीरियड। मैं बता रहा हूँ तरीका याद करने का, बाद में भूल जाओगे ना कि कब इनका उम्र क्या था, क्या इनका समय रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके चार्टर एक्ट 1833 का याद कर लोगे तो इनका उम्र हो जाएगा। आया तुमको समझ में? क्या देखो यहाँ पे आत्मीय सभा और ब्रह्मा सभा, ये दो सभा के फाउंडर यही है। सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाया था 1814 में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है बच्चे लोग कब सभा बना था, टाइम भी याद करना बहुत जरूरी है। आत्मीय सभा का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, है ना? ऐसा सोसाइटी जहाँ पे दोस्त लोग हो। दोस्त लोग का मतलब क्या है? विचारधारा सेम टाइप के लोग सब, एक ही सोचने वाले लोग सब। नंबर 1 क्या था कि ये सभा बनाने के पीछे पर्पस क्या था, ये एसोसिएशन बनाने के पीछे पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो मोनोस्थेटिक जो आइडियाज़ है वेदांता में एक ही भगवान का बात किया गया है, वो आइडिया को फैलाना कि भगवान एक ही है। देखो 50 भगवान को पूजो मत, एक ही भगवान को पूजो, वहीं तुमको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरह का विचारधारा ये प्रोपागेट करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आत्मीय सभा खोला 1814 में। दूसरा देखो इनका जो कैंपेन था, इनका जो मेन लक्ष्य जो था वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट था कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। आइडल्ट्री मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा, समझे? कास्ट रिजिडिटी, कास्ट क्या है? फालतू का कास्ट नहीं होना चाहिए इस तरह का। और फालतू का जो मीनिंगलेस रिचुअल्स है जिसका कोई मतलब नहीं, देखते हो ना, करता है ना लोग सब मीनिंगलेस रिचुअल सब, वो ऑल टुगेदर रिमूव करना। और जितने भी सोशल इविल्स है, इनफैक्ट डाउरी भी, तो देखो इनके प्रयास से ही डाउरी खत्म हुआ। ये अपने जीवन में ही डाउरी से ग्रसित थे बाबू। इनके जो सिस्टर इन लॉ थी वो खुद सती, डाउरी बोला, आई एम सॉरी, सती से खुद ग्रसित थे, क्योंकि इनके अपने ही सिस्टर इन लॉ को सती करना पड़ा था और ये बचा नहीं पाए थे। तो इस चीज़ का उनको बहुत खुन्नस था। जो इतना इंटेलेक्चुअल हो, जो दुनिया को दिया दिखा सकता है, उसके घर में सती हो गया, बुरा लगेगा ना? चलो हमारी सिस्टर इन लॉ के साथ हुआ, अब हम किसी के साथ होने नहीं देंगे, ये होता है ना प्रण। तो इन्होंने करके दिखाया है चीज़। तो इस तरह का जो गंदा चीज़ है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, ये तुम्हारा सती, ये सब जो बेकार प्रैक्टिस है, सबको रिमूव करने का प्रयास था इस सभा के द्वारा। मैसेज देने का बात था लोगों में, समझे? और तीसरा चीज़ देखो, वहाँ पे देखो रैशनल थॉट के पुजारी थे, ये मैन ऑफ एक्शन है, सही सोचते थे और ये कहते थे कि जो वेदांता है वो सही है, क्योंकि वेदांता के पीछे लॉजिक है। हम बोले ना, दुनिया में जो सबसे बेस्ट जो फिलोसॉफिकल किताब हो सकता है वो वेदांता है।
वेदांता से बढ़िया कोई किताब ही नहीं बनाया धरती पे। ऐसे लोग कहते हैं, बाहर के भी लोग कहते हैं इस तरह के, कि दुनिया में यदि इंसान ने जो हाईएस्ट नॉलेज अटेंड किया है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है तो वो वेदांता है। वेदांता से बड़ा कोई किताब ही नहीं हुआ है, क्योंकि देयर इज लॉजिक, हर चीज़ के पीछे ही लॉजिक है वहाँ पे। तो ये बोले कि वेदांता सबसे ट्रू नॉलेज चीज़ है, अब वेदांता में सब लॉजिक छुपा है, तो वेदांता के बारे में प्रचार किया जाए, सोशल एविल्स खत्म किया जाए, मोनोथिज्म के बारे में प्रचार किया जाए। इसलिए आत्मीय सभा खोले थे 1814 में। आया समझ में? दूसरा सभा भी देखो, ब्रह्म सभा 1828, इसका मतलब सोसाइटी ऑफ ब्रह्म, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग सब। ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्मा का मतलब वो नहीं कि ब्राह्मण, ब्रह्म मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल्स, ब्रह्म, समझे? ब्राह्मण का मतलब होता है जो ज्ञानी है, त्यागी है, वो ब्राह्मण है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं है जी, वो तो बाद में ना बन गया जी कास्ट रेजिडिटी। पहले क्या था, प्रोफेशनल लेवल पे जो आप कार्य कर रहे हो उस हिसाब से आपका जात होगा। देखते हो अर्ली वैदिक एज में बताए थे ना कि एक ही घर में शूद्र रह रहा था, एक ही घर में वैश्यास था, एक ही घर में तुम्हारा ब्राह्मण भी था। बात समझ रहे हो ना? यस, एक ही घर में क्षत्रिय भी है। तो पहले जो था सोशल मोबिलिटी था, जो प्रोफेशन में आप हो उस हिसाब से आपका कास्ट। तो समझे ये क्या है, सोसाइटी है किसका, ब्रह्म का। हाँ, यही सभा को बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज कब बना, 1828 में। इसका मेन चीज़ क्या, एजेंडा क्या था, इसका मेन गोल क्या था इसका, कि हिंदुइज्म में जो नेगेटिविटी आ चुका है समय के साथ साथ उसको प्यूरिफाई किया जाए और मोनोथिज्म को टीच किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, प्रीच किया जाए। प्रीच मतलब क्या, टीच करना, लोगों को बीच में पहुंचाना कि मोनोथिज्म ही सही है, क्योंकि आपके वेदांता में लिखा गया है ये चीज़। तो हम कह सकते हैं कि आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा का दोनों का जो पर्पस था सेम ही था। समझ रहे हो स्टूडेंट, दोनों का पर्पस सेम ही था। ब्रह्म सभा आगे गया, बहुत प्रोग्रेस किया है ये ब्रह्म समाज ना, ब्रह्म समाज बोलो या ब्रह्म सभा बोलो, ये बहुत प्रोग्रेस किया है आगे। देखो क्या क्या हुआ उसके बाद। तो फीचर्स क्या था, मेन चीज़ ब्रह्म समाज का फीचर्स क्या था, आखिर क्या चीज़ को कैरी करके ले जा रहा था वो। तो डेनाउंस पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप, यानी कि मल्टीपल गॉड को जो पूजने का जो है रिचुअल्स वो ख़त्म करना, और आइडल वर्शिप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात समझे, ये बिलीव करते थे कि इटर्नल बीइंग जो है, ऑथर है, वही प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि एक ही खुदा है जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया है और वही सबके वो है, ऑथर है, वही रचदाता है, वही रचते हैं लोगों के भाग्य को। तो एक ही खुदा है, एक ही भगवान है कोई। समझ गए ना? आइडल वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, आलतू फालतू का रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। उपनिषद को पढ़ो, मेडिटेशन करो, और ये सबसे बेस्ट वे ऑफ वर्शिप है, यहीं से आपको मोक्ष मिलेगा। दैट इज द मैसेज ऑफ ब्रह्म समाज। समझ रहे हो ना, ये मैसेज था। दूसरा क्या कि ये इनकारनेशन फालतू का चीज़ है कि विष्णु जी का अवतार ये हुआ, इसका अवतार ये हुआ, फालतू का ये बनाया हुआ चीज़ है, कोई लेना देना नहीं, लॉजिकल चीज़ ही नहीं है ये। कहोगे सच में तो बुद्ध कब से विष्णु जी का अवतार हो गए? लगता है ना, बुद्ध को भी 10th अवतार बताया गया। बुद्ध तो इंडिपेंडेंट गुरु है, उन्होंने तो हिंदू के अगेंस्ट लड़ा है। तो यदि समझोगे बात को तो ये लॉजिकल है। ये बोले कि इनकारनेशन आलतू फालतू का चीज़ है, इसमें बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे, एक ही गॉड है, गॉड का कभी कोई इनकारनेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो यथार्थ सत्य है। जो सत्य है वो वैसे को वैसे ही रहेगा, जो सत्य है वो कभी बदल नहीं सकता है, वो इटर्नल ट्रूथ है। समझ रहे हो ना, एक ही गॉड है, वो गॉड कभी भी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, एक ही फॉर्म में है और कभी भी उनका इनकारनेशन नहीं हो सकता है। इनकारनेशन समझते हो ना बच्चे लोग, क्या होता है इनकारनेशन का मतलब? हाँ, अवतार नहीं है। इतना दो लोग बैठा हुआ है। देखो, रैशनैलिटी एंड कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या है कि पूरी तरह लॉजिकल एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट से काम करना, लॉजिकल तरीके से काम करना, पीछे होना चाहिए। अब कुछ भी तुम रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ आधार ही नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? तो तुम समझ रहे हो कि आज का मॉडर्न बच्चा लोग जो पढ़ेगा तो वो भी सवाल उठाएगा इस तरह का चीज़, और वो शख्सियत 200 साल पहले इस तरह का सवाल उठा रहा है। तो नहीं कह सकते हो कि इतना आगे ज़माने से। अभी पढ़ा लिखा आदमी कंजर्वेटिव होता है, नहीं होता है क्या? पढ़ा लिखा आदमी भी डाउरी ले रहा होता है, पढ़ा लिखा आदमी भी गलत काम कर रहा होता है कि नहीं होता? बताओ, ये शख्सियत 200 साल पहले जन्मा, इनका सोच देखो, इनका सोच अभी का आदमी से भी आगे है। तो मॉडर्न मैन बोलने में क्या गलती है? समझ पा रहे हो ना? थॉट प्रोसेस, आदमी कोई महान हुआ है कोई बेकार हुआ है तो अपने थॉट की वजह से ही हुआ है। आज गांधी जी हमारे बीच में अमर है, भगत सिंह हमारे बीच में अमर है, तो बिकॉज ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। समझ रहे हो बात को ना? तो पूरा लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट था, सोचने का तरीका जो लॉजिकल था इनका।
ये आलतू फालतू का ये सुपरस्टिशियस कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्सी वाला सोच नहीं था इनके अंदर, और डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पर विश्वास करते थे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। और एट द सेम टाइम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे भी, आत्मा बिल्कुल, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरता, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये बिलीव था। क्यों कहोगे सर ये बिलीव तो फिर सुपरस्टिशियस वाला बिलीव हो गया? नो, वेदांता में लिखा गया है ये चीज़, वेदांत में लिखा गया है, बात समझ रहे हो ना? वेदांता में है जैसा कार्य करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और ये भी बोलते हैं कि अच्छा अच्छा शुभ शुभ काम करो, शुभ शुभ बोलो, अच्छा होगा तुमको, अभी भी बोलते हैं हम लोग। और सोल क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाता है, इसलिए अच्छा काम करना चाहिए, ये बिलीव है यहाँ पे, ठीक है। तो वही बोला कि कोई डिफिनिट स्टैंड नहीं है कर्मा को लेके, जैसा है वैसा ही है, छोड़ दो, डू इट, अच्छा कार्य करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। एंड कास्ट सिस्टम को लेके तो बाबू बहुत तगड़ा वो निंदक थे कास्ट सिस्टम को लेके। कास्ट सिस्टम बेकार है ना, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इक्वालिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए, इक्वल सोसाइटी होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रह्म समाज का फीचर्स था, समझे? ब्रह्म समाज ये सभी चीज़ को कैरी करके समाज में बढ़ रहे थे। आगे देखो, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत प्रयास किया स्पेशली महिलाओं के लिए, कि महिलाओं, जिस हिसाब से महिलाओं का स्थिति खराब था, देखते हो अभी जो हिंदू महिला हैं वो बहुत बेटर पोजीशन में एज़ कम्पेयर टू काउंटर पार्ट रिलीजन। बाकी रिलीजन के हिसाब से अभी हिंदू महिला ज़्यादा बेटर स्थिति में है, तो क्रेडिट इनको जाता है इस चीज़ का। बात समझ रहे हो ना? हमारे हिंदू समाज में बहुत पहले ही रिफॉर्म्स, बहुत सारा चीज़ आ चुका है, बहुत सारे धर्म में नहीं आया ये, तो उसका फल मिल रहा है हमें। एग्जाम्पल देखो, ये कहते थे कि क्या होता है, महिलाओं को सब्जुगेशन किया जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं को नीचे दिखाया जा रहा है, वेरी बैड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात समझ गए ना, महिलाओं को नहीं दबाना चाहिए, सब्जुगेशन मतलब दबाना होता है, नहीं दबाना चाहिए महिलाओं को, इस चीज़ को निंदा करते थे ये। दूसरा क्या कि पोलोगामी नहीं होना चाहिए, एक पुरुष दो या दो अधिक महिला से शादी कर रहा है, गलत चीज़ है, पोलोगामी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो अभी हिंदू में पोलोगामी है, कहीं नहीं है। यदि तुमको शादी करना है तो तुमको क्या डाइवोर्स देना पड़ेगा, तब तुम शादी कर सकते हो, एक साथ शादी नहीं कर सकते दो से तुम, ये पोलोगामी। देखो पोलोगामी पे अटैक किए। और दूसरी बात है विडोज, देखो विधवा का कितना बुरा स्थिति हो जाता है। विधवा जो मान लो है ना, हस्बैंड मर गया तो उसके बाद विधवा का तो स्थिति बहुत खराब था, यही विधवा लोगों ने ज़बरदस्ती सती करवाया जाता था, तो बोलते थे कि नहीं गलत बात है, इस तरह विधवा का स्थिति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि महिलाओं को एजुकेशन दो, जरूरी है एम्पावर करना, बात समझे ना। और ये जो प्रॉपर्टी जो राइट है और माता पिता का जो इनहेरिटेंस राइट्स है, होता है ना जायदाद, सब ये बेटी को भी मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। वो तो फाइनली 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी देना शुरू कर दिया। बताओ कितना लंबा जदोजहद चला इस चीज़ को लेके। और उसके बाद जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है सती, बहुत गलत चीज़ है कि नहीं है सती? सती जानते हो ना सती क्या होता है? जब हस्बैंड मर गए तो बीवी को फोर्सफुली भी जला दिया जाए, वेरी बैड ना। देखो तो इनके प्रयास से देखो साइड में गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया, कोई 1829 का रेगुलेशन आया, कोई एबोलेशन ऑफ सती एक्ट, ये सती को ख़त्म किया जा रहा है 1829 में। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन रॉय की मेहनत रंग लाया, क्योंकि सती पूरी तरीके से भारत से बैन कर दिया गया था। यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगा, जो बात है। तो देख रहे हो ना इस शख्सियत का कहाँ तक बात पहुँचा, इन्होंने क्या काम किया और इन्होंने कितना सोसाइटी में रिफॉर्म्स किया है। और महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ही इनका जोर था कि रिफॉर्म्स आना चाहिए महिलाओं के लिए, समझ गए? हाँ देखो इतना ही नहीं, चलो ये सोसाइटी के सोसाइटी स्फीयर में किए हैं, और भी एजुकेशनल स्फीयर में भी इन्होंने बहुत कार्य किया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो देखो एजुकेशन के रूप में क्या काम किया, देखो इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, देखो ये भी रिवाइवलिस्ट है, सॉरी रिफॉर्मिस्ट है, रिफॉर्मिस्ट है, बताए थे ना। ब्रह्म समाज एग्जाम्पल है किसका? रिफॉर्मिस्ट का। ये बोलते थे कि बाहर का जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, वो ज़्यादा बेटर है, वो लिबरल आइडियाज़ का बात करता है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का बात करता है, वो रैशनल लॉजिकल थिंकिंग का बात करता है। तो वो होना चाहिए भारत में। हमारे कंट्रीमैन को भी मॉडर्न एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा बेटर सोच सके, ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। आया समझ में? पहला हो गया। देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय दोनों मिलके एक कॉलेज खोले थे जिसको बोलते हैं हिंदू कॉलेज। कब? 1817 में। तो हिंदू कॉलेज में भी राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है।
उस समय जो डेविड हेरे प्लस राजा राम मोहन रॉय दोनों मिलके हिंदू कॉलेज खोले थे 1807 में। इस चीज़ को लिख लेना है बच्चे लोग, यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका है 3-4 साल पहले। नेक्स्ट देखोगे 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज भी खोला, जहाँ पे इंडियन लर्निंग भी होगा और वेस्टर्न एजुकेशन भी होगा, दोनों का कोलैबोरेशन। अच्छी बात है ना, क्योंकि बाहर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताओ बाहर रिनाइंसेंस आ चुका है, बाहर क्या नहीं है, बाहर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वही से तो आगे बढ़ेगा दुनिया। कब तक तुम ये करते रहोगे तो नहीं बढ़ पाओगे आगे। कोलैबोरेशन होना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म का कोलैबोरेशन तुम्हारा इससे होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान अपने जगह ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो चाहिए, हाँ, तो कोलैबोरेशन होना चाहिए। देखो इसमें सभी कोर्सेज पढ़ाना शुरू हो गया। देखो इंडियन लर्निंग भी है, वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेस भी इस कॉलेज में देना शुरू कर दिया, लोग सब पढ़ सकते थे। और देखो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ ये चीज़, राजा राम मोहन एक गिफ्टेड लिंग्विस्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे पकड़ था इनका, गिफ्टेड। ऐसे बहुत कम होते हैं हिस्ट्री में, पूरा इतिहास में या मॉडर्न टाइम में भी, कि जिसको एक आदमी को इतना लैंग्वेज आए। उनको बहुत सारा लैंग्वेज आता था, देखो बहुत सारा लैंग्वेज जानते थे, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। अभी तुम लोग को ठीक से एक लैंग्वेज तक नहीं आता है, बताओ, इससे भी अधिक है, एसेट्रा है वो। तो इतना लैंग्वेज जानता, तब नहीं इतना कुछ लिखते थे। देखो उन्होंने लिख दिया ना अब जीसस परस्यूट करके लिखा था ना 1820 में, जहाँ पे इन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है उसको इंटरप्रेट किया था अपने हिसाब से। सम्माद कुमुद लिखते ही थे ये। उसके बाद देखो वेद का ज्ञान था इनको, उपनिषद का ज्ञान था इनको, वो लिख रहे थे। मतलब इनको क्या नहीं आता था ये, इसलिए कहते गिफ्टेड लिंग्विस्ट है ये, लैंग्वेज में बहुत तगड़ा पकड़ था इनको, समझ गए। अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी ये आदमी, क्योंकि ब्रिटिश हिसाब से कब्जा कर रखा था। तो देखो ब्रिटिश क्या था, एग्जीक्यूटिव ही जुडिशरी का रोल प्ले कर रहा था। कायदे से क्या होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होना चाहिए, लेजिस्लेटिव अलग होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ बनाने का अधिकार, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो लॉ बना दिया उसको इंप्लीमेंट करने का अधिकार, और जुडिशरी का मतलब है कि लॉ जो बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, दैट्स द वर्क ऑफ जुडिशरी। तो देखो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है वो सब चीज़ में भी। देखो इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट किया कि प्रेस होना ही चाहिए, आदमी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, आदमी को सही मैसेज पाने का अधिकार होना। प्रेस ही नहीं करता है जी, मीडिया ही नहीं, मीडिया से ही पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का बात करते थे। देखो जर्नल सब लिखते थे बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, पर्सिया में, ताकि लोग को अवेयर कर सके, और जो भी ग्रीवांसेस है पब्लिक का वो सरकार के पास पहुंच सके। लोग मर रहा है फेमिन से, लोग मर रहा है किसी किसी रीजन से, ये बात गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए ना, कैसे पहुंचेगा? पत्रिका से, न्यूज़पेपर से। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस के ये पुजारी थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बोलते थे कि होना चाहिए, प्रेस पूरा होना चाहिए। और देखो इनके प्रयास से ही देखो बंगाल में किस लेवल पे प्रेस क्रिएट हुआ है। बंगाल गैजेट पहला है कि नहीं है, बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर है, हालांकि ये आने से पहले ही हो गया था। संवाद कुमुदिनी देखो कितना फेमस हुआ इनका न्यूज़पेपर आर्टिकल जो लिखते थे ये। हाँ देखो एट द सेम टाइम जो बंगाली ज़मींदार थे जिस हिसाब से अपने टेनेंट्स को रोएट्स मतलब जो फार्मर को जिस हिसाब से दबा कर रखा था, उस चीज़ का भी विरोध करते थे। और ये कहते थे कि ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दो और इससे ऊपर ज़मींदार कलेक्ट ना करे। जैसे ज़मींदार क्या होता था कि आगे अपने हिसाब से बोलता था कि इतना पैसा दो, तो कहाँ से बेचारा लगान दे पाएगा? लगान मतलब वही टैक्स कहाँ से दे पाएगा लोग? तो सीलिंग होना चाहिए ना कि इतना मैक्सिमम हो सकता है, इससे ऊपर ना हो। तो राजा राम मोहन रॉय ने इनफैक्ट फार्मर्स के हित के लिए भी काम किया है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम रेंट्स फिक्स होना चाहिए, और आलतू फालतू का जो आपका लैंड जो फ्री है उसके ऊपर भी जो टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मर जाएगा ऐसे में गरीब सब, फार्मर सबको दिक्कत होगा इस ऐसे में। देखो इन्होंने कहा कि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, बताओ हमारा जो सामान बाहर जा रहा है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। अब बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है तो उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रिटिश लेकर आ रहा है सामान, और इंडिया जो सामान यदि यूरोपियन कंट्री जाएगा तो उस पर पैसा लग रहा है। तो बोला ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इंडिया का सामान भी बाहर पहुँचना चाहिए, तब न जाकर लोगों को फ़ायदा होगा, इंडियंस को फ़ायदा होगा। ये कल ये बोलते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम होना चाहिए ताकि हमारा सामान भी बाहर जा सके। एट द सेम टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग राइट्स लेकर बैठा, देखो फ्री पासेस का गलत यूज़ करता था ना, ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये चीज़। तो कहने का मतलब ये ब्रिटिश को भी चुनौती दे रहे थे, ये अपने सोसाइटी को भी रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, और जो सत्ता में काबिज है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये मोहरा है ईस्ट इंडिया कंपनी का ये आदमी, बिल्कुल नहीं, उसके अगेंस्ट भी बात हो रहा है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे क्या किए, बोले कि
इंडियंस को भी सुपीरियर सर्विस मिलना चाहिए। जैसे देखो ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा सुपीरियर सर्विस है, ब्रिटिश के टाइम में भी IAS IPS। तो इंडियंस क्यों नहीं बन सकता है? इंडियंस लोग जज क्यों नहीं बन सकता? क्या इंडियन को पढ़ाओगे तो इंडियन भी जज बन जाएगा, इंडियंस भी। तो इनका जो मुद्दा था बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लिया और वही मुद्दा आगे बढ़ा है। जैसे आने वाले समय में तुम पढ़ोगे लॉर्ड रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था, पढ़ोगे आने वाले समय में। तो इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुआ 1840s में हुआ था। मैं ये तो बहुत पहले ही बोल के चले गए थे कि इंडियन जज भी होना चाहिए, और इंडियन जज होना चाहिए जो कि ब्रिटिश का कोई डिस्प्यूट होता तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश जज ब्रिटिश के लिए फैसला देगा तो इंडियन जज क्यों नहीं ब्रिटिश के लिए फैसला दे सकता है, या इंडियंस के लिए क्यों नहीं फैसला दे सकता है? क्या इंडियन जज में क्या कमी हो सकता है? तो यानी कि जितने भी सुपीरियर सर्विस वो इंडियंस के लिए भी खोलना चाहिए। हाँ, IAS IPS वाला भी जो सिविल सर्विस का एग्जाम वो भी होना चाहिए। पुलिस जो है, पुलिस सेवा में इंडियंस लोग सूबेदारी तक क्यों, उसे ऊपर भी रैंक तक जाए, ये सब उठा रहे थे उस समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग होना चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी है। अब बात समझो बच्चे लोग, तो इसी का नतीजा तुम देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में, फिर बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी बनेंगे। तो थैंक्स टू हिम कि इन्होंने ही डिमांड किया था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होना चाहिए जुडिशरी का। यदि मान लो कि एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशरी का पावर हो गया तो फिर बात ही खत्म हो गया ना। जो मन करेगा वो करेगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सॉल्व नहीं करेगा। वो जुडिशरी सॉल्व करता है कि नहीं करता है इश्यूज़ को। इतना नहीं, इन्होंने कहा कि इंडियंस और यूरोपियंस बराबर है, और बिल्कुल इंडियंस को भी जजेस का मौका देना चाहिए ताकि वो भी ट्रायल कर सके, वो भी जजिंग कर सके। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव में भी इस तरह का सोच है। और इंटरनेशनलिस्ट भी थे ये, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी सोचते थे ये। देखो इन्होंने कहा कि यस थॉट कॉपरेशन होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, नेशंस में सब मिल के रहना चाहिए। समझे? देखो लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस पे बात करते थे ये। फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित भी थे ये, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हुआ 1789 में, तो वहाँ से क्या निकला? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और उसी समय का प्रोडक्ट है ये। बात समझो। तो बिलीव करते थे ये सभी चीज़ में, बोलते थे कि मॉडर्न एज के लिए बहुत ज़रूरी है इक्वलिटी। समझा? और उस समय जो संघर्ष चल रहा था नेपल्स का, नेपल्स कहाँ पे? इटली में। और स्पेनिश जो अमेरिकन वार हो रहा था, जहाँ पे बच्चे लोग जितने भी कॉलोनी बनाया था ना, जानते हो कि साउथ अमेरिका में भी कॉलोनी बनाया था यूरोप ने, अफ्रीका में भी कॉलोनी बनाया, इटली में भी कुछ इस तरह का चल रहा था। तो उस समय इन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है, यूरोपियन कंट्री को कोई अधिकार नहीं है कॉलोनी बनाने का। तो इसलिए जो संघर्ष चल रहा था नेपल्स में, स्पेन अमेरिका में, जहाँ पे स्पेन कंट्रोल करके रखा था, तो ये सभी रेवोल्यूशन को ये सपोर्ट किए कि ठीक है, वहाँ के बासिंदे को पूरा अधिकार है कि वो फ्री कंट्री बना के रखें, फ्री कंट्री, जैसे गुलाम ना रहे। तो देखो ये चीज़ भी दिखता है तुमको। और दूसरी बात है कि जिस हिसाब से जो इंग्लिश लोग आयरलैंड को जो कंट्रोल करके रखे थे, आयरलैंड जानते हो ना, अभी आयरलैंड और इंग्लैंड का जानते हो, बहुत पुराना इशू रहा है। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी तो उसी की वजह से हुआ है, जानते हो। तो उस चीज़ का भी निंदा करते थे कि काहे, देखो एक तो इंडिया को खाया ब्रिटिश, आयरलैंड को भी नहीं छोड़ा वहाँ पे, तो आयरलैंड को भी दबा कर रखा है वहाँ का लैंडलॉर्ड सब। वो अच्छी बात नहीं है। आयरलैंड को पूरा अधिकार है कि वो कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाए। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी इनका था थॉट कि बाहर कॉलोनी ना बनाए कोई, यूरोपियन कंट्रीज से यदि कॉलोनी बनाना है तो उसको अधिकार है कि लड़ने का। तो ऐसा नहीं कि शांति प्रिय का मतलब ये नहीं होता विद्यार्थी लोग कि जो भी हो रहा है उसको हम पचा दे बात को, मतलब स्टैंड था इनका। समझ पा रहे हो ना? अब जब ऐसे आदमी का डेथ होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना फिर, क्योंकि ऐसे आदमी का जो मैसेज है कैरी करने के लिए फिर आपको उसी तरह का पर्सनालिटी बनना होगा। समझे? तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं यहाँ समझो, यहाँ पे कुछ दिया गया है, धर्म सभा, राजा राधाकांत देव, और ब्रह्म समाज कौन चला रहे थे? राजा राम मोहन रॉय। देखो बाबू, ये तो बात स्पष्ट है कि जब राजा राम मोहन रॉय इस तरह का विचारधारा के साथ आएंगे कि मोनोथिज्म होना चाहिए, कास्ट रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, सती बेकार चीज़ है, तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए भी और भी इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, बोलेंगे नहीं राजा राम मोहन रॉय फालतू का बात कर रहा है, सती भी ठीक ही तो है, इंडिया का है। तो वो लोग जो है, वो लोग रिवाइवलिस्ट टाइप के लोग सब है, बहुत कंजर्वेटिव है। उसमें एक ही आदमी भी है जिसने धर्म सभा बनाया, इसका नाम क्या है? राजा राधाकांत देव। इसका कंट्रीब्यूशन भी समझोगे बाद में आने वाले समय में। देखो तो राजा राम मोहन राय, देखो अच्छी बात है कि राजा राम मोहन राय कोई नया रिलीजन रचना नहीं चाह रहे थे, बनाना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हिंदुइज्म में जो पोल्यूशन हुआ है उस पोल्यूशन खत्म करें।
जो बुराई आया है उस बुराई को ख़त्म करें। नया रिलीजन तो नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि मोनोथिज्म ये जो रिलीजन है पहले से हमारा वेदांता में ही हिंदुज़म क्या है, मोनोथिज्म है, एक ही कोई भगवान होता है उसमें, ये तो पहले से ही हमारे भारत में है। तो कोई राजा राम मोहन राय कोई नया रिलीजन लेके नहीं आ रहे हैं, मगर फिर भी जो मैसेज जाएगा इनका, पत्रिका सबका, समाचार सबका, न्यूज़पेपर सबका, तो नेगेटिव मैसेज चला जाएगा। नेगेटिव मतलब लोग इसको नेगेटिव भी ले लेंगे। और उसके बाद देखो इस तरह के लोग सब राजा राधाकांत देव सब, ये सब फिर काउंटर करना शुरू कर देंगे राजा राम मोहन राय का मैसेज को। बात समझ आ रहा है ना? तो देखो राव का जो ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़, इसको अपोज करेगा बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट, जैसे कि राजा राधाकांत देव हो गए, जो कि अपना ही सभा चला रहे, धर्मसभा। तो धर्मसभा चला रहे हैं इसलिए ताकि ब्रह्म समाज जो भी बोल रहा है उसको काउंटर कर सके, और इन्हीं के जो बोलेगा ब्रह्म समाज ठीक उसको काउंटर करेगा ये अपने तर्क से। देखो समझ रहे हो ना, राधाकांत देव के बारे में पढ़ोगे बाद में, तो हर समय ऐसा हर समाज में ही ऐसा होता है स्टूडेंट। और देखो बाद में ब्रह्म समाज में फॉलोअर्स लोग एक से एक शख्सियत लोग आए, जैसे डेरोजियंस आए, बताएंगे तुम लोग को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आए, दयानंद अश्वनी कुमार दत्ता भी आए, बहुत सारे शख्सियत आए, समझ गए ना। ये हो गया तुम, अश्वनी कुमार दत्ता आए, बहुत बड़ा नाम है इनका। मगर झटका तब लगा इस मिशन को, इस समाज को, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का डेथ हो गया। तो इतना कद के लीडर जब डेथ हो जाए तो फिर वो समाज को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अब अकेले थे तो सिंगल हैंडेड कर रहे थे। बहुत बड़ा नाम, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हर चीज़ पे ही पकड़ है, जिसको गिफ्टेड लिंग्विस्ट है, जो हर दिशा का ही नॉलेज रखता है ना, जो मोनोथिज्म को फैलाना चाह रहा है, उसके लिए भी तर्क है उनके पास। जब ऐसा व्यक्ति का निधन हो जाए तो जो समाज है वो बिखर जाएगा। सही बात है कि नहीं है? मगर यदि समाज को इन्हीं टाइप का, इनके ही नेतृत्व वाला कोई लीडर मिल जाए तो फिर समाज स्टेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट तो फाइनली देखो नीचे देखो बच्चे लोग, देवेंद्रनाथ टैगोर आए। देवेंद्रनाथ टैगोर वही फादर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के। गीतांजलि जो लिखे हैं ना, गीतांजलि बुक, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिनको टाइटल मिलता है, उनके फादर है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ही क्या किए, ब्रह्म समाज को आगे कैरी किए हैं, क्योंकि ये भी उतना ही इंटेलेक्चुअल थे। समझ रहे हो ना? सब बंगाली लोग सब है बच्चे लोग, बात समझो, इसलिए मैं बंगाली का बात करता हूँ। शुरू से हिस्ट्री देखोगे बंगाली लोग बहुत आगे रहा है, बात समझे? अब देखो तो देवेंद्रनाथ टैगोर का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी कि समाज को ज्वाइन करने से पहले ये अपना भी एक सभा चलाते थे, इसको बोलते हैं तद्बोधनी सभा। ये तद्बोधनी सभा 1839 में बनाए थे और ये पब्लिश भी करते थे, तद्बोधनी पत्रिका भी पब्लिश करते थे, वही न्यूज़पेपर है, ये पब्लिश करते थे अपना विचारधारा को लेकर। समझे? तो देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज ज्वाइन करने से पहले ये अपना भी सभा चला रहे थे, समझे, तद्बोधनी सभा। और ये अपना जर्नल भी लिखते थे, अपना न्यूज़पेपर सब भी लिखते थे, जिसका नाम है तद्बोधनी पत्रिका। अब देखो इसका काम क्या था, तद्बोधनी सभा या तद्बोधनी पत्रिका का काम क्या था कि इंडिया का जो पास्ट है उसको बहुत अच्छे से दिखाया जाए लोगों के बीच में, बात समझे। और जो राजा राम मोहन राय का जो आइडियाज़ है, क्या आइडियाज़ है, वेदांता वाला आइडियाज़ है, उसको फैलाया जाए। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया जान दिया है। ब्रह्म समाज जो कि 1833 से बिखर गया, 1842 में आके देवेंद्रनाथ टैगोर ने उस चीज़ को कैरी किया है, और अपना जो भी उनका पत्रिका सब है उसमें वो राजा राम मोहन राय का विचारधारा लिख के लोगों को समझा रहे हैं कि देखो वेदांता फॉलो करना चाहिए, मोनोथिज्म को फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो यानी कि आफ्टर अ गैप एक कोई बड़ा शख्सियत आया है जो ब्रह्म समाज को कैरी कर रहा है, मगर वो आदमी को एक्सपीरियंस है, उसने पहले भी सभा बना के रखा है, तद्बोधनी सभा, और उसका पत्रिका पहले ये फेमस आदमी हो, सिंपल तरीके से कहा जाए तो पहले से वो बहुत बड़ा रिफॉर्मर है। आगे देखो बच्चे लोग, अब देखो एक नया आदमी का एंट्री होता है, केसी सेन, केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज। अब देखो ये जो आदमी है बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड। जब ये आदमी ज्वाइन किया इस समाज को ना, तो ये आदमी इस समाज को और कैरी कर दिया और बढ़ा दिया। जैसे अभी जो ब्रह्म समाज देख रहे हो ये कलकत्ता तक था, बंगाल रीजन तक ही था, मद्रास तक, बम्बई तक पहुंचाने वाला इसी को श्रेय जाता है। देखो इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा है, इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि अभी का यूपी कहोगे, पंजाब तक फैला दिया ब्रह्म समाज का मैसेज, बम्बई तक, मद्रास तक। समझ रहे हो ना? तो इनको क्रेडिट जाता है कि जो विचारधारा जो कलकत्ता में पल रहा था, बंगाल में जो पनप रहा था, वो विचारधारा को इन्होंने बाहर किया है। तो केसी सेन बहुत ही टैलेंटेड
रिफॉर्मर थे, बहुत टैलेंटेड। इनको देख के बहुत प्रभावित हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर, बोले वाह ये तो बहुत अच्छा है। मगर बाद में फिर क्लैश कर जाता है दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर देते हैं। एक लिमिट होता है हर चीज़ का, देखते जाओ समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने समाज को ज्वाइन किया था 1858 को, ब्रह्म समाज को, ठीक है। और जैसे ये ज्वाइन किए तो एक नया एक्सपीरियंस हुआ इनके एनर्जी की वजह से, यानी कि ब्रह्म समाज को एक नया दिशा मिला बिकॉज ऑफ इस एनर्जी। देखो इससे पहले एक मिल चुका है ना एनर्जी देवेंद्रनाथ टैगोर के वजह से, देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक दिशा दिया ना, फिर ये नया दिशा दे रहे हैं तुम्हारा जब ज्वाइन किए थे। हाँ देखो अब इनके पर्सनालिटी से इतना प्रभावित हो गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर कि इनको आचार्य बना दिया गया, गुरु बना दिया गया, इनको आचार्य बना दिया गया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को भी लगा कि ये आदमी ठीक है, ये समाज को बहुत ऊपर ले जा सकता है, बहुत टैलेंटेड है, ही नो हाउ टू टॉक, ही नो हाउ टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। इसलिए इनको आचार्य का टाइटल मिला, आचार्य बना दिया गया, मेन लीडर बना दिया गया इनको। देखो इसलिए बच्चे लोग ये जो ब्रह्मा समाज का जो मूवमेंट है, यदि कोई बंगाल से बाहर जो ले गया है तो इनको ही श्रेय जाता है, समझे। चाहे वो यूनाइटेड प्रोविंस हो, बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, मुंबई हो, मद्रास हो, या और भी बहुत सारा टाउन्स हो। एट द सेम टाइम बच्चे लोग हमें ये भी समझना होगा कि इन्होंने एक अपना भी सोसाइटी बनाया था। जैसे आत्मीय सभा देखे थे ना, किसका, ब्रह्म सभा, उसका राजा राम मोहन रॉय का। सिमिलरली ये भी अपना एक बनाए थे जिसको कहते हैं फ्रेंडली एसोसिएशन, जिसका हिंदी नामकरण होगा संगत सभा। इन्होंने संगत सभा भी बनाया, ब्रह्म समाज चल रहा है, एक अलग से भी एसोसिएशन बनाए थे जिसको बोलते हैं संगत सभा। यूपीएससी पूछ लेता है कि संगत सभा किसने बनाया था, तो संगत सभा बनाने वाले कौन शख्सियत थे, केसी सेन, केशव चंद्र सेन। 1838 से लेकर 1884 तक है बच्चे लोग पीरियड इनका। और मेन पर्पस क्या था, ये संगत सभा बनाने के पीछे पर्पस क्या था, 1859 में जो संगत सभा बनाए थे उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस ये था कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जो स्पिरिचुअल का जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जाए, और लोगों को सिखाया जाए कि कैसे स्पिरिचुअलिटी अटेंड करना है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ना है, और जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है। उसी के लिए इन्होंने संगत सभा बनाया था 1859 में, और 1858 में ये ब्रह्म समाज को भी ऐड किए हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, ये पैरेलल चल रहा है दोनों सभा। अब यहाँ पे देखो क्यों इनको कहा जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। मगर देखो मैंने कहा ना कि फिर विवाद हो जाता है बाद में। केसी सेन आया तो एक न्यू एनर्जी दिया ब्रह्म समाज को, मगर कुछ बुरा भी हुआ है। तो पहले समझते क्या अच्छा चीज़ क्या किया इन्होंने। देखो फिलैंथ्रोपिक वर्क में बहुत आगे थे, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बहुत आगे थे। क्यों, कभी भी फेमिन होता था, कहीं सूखा हो गया, कहीं पे एपिडेमिक हो गया, एपिडेमिक समझ रहे हो, बीमारी फैल गया, जानते हो पहले हाइजा, जिसको हाइजा हो गया, महामारी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल महामारी हो गया, फेमिन हो गया, तो लोग मर रहे हैं ना। तो उस समय भी फिलैंथ्रोपिक वर्क करते थे ये समाज से। जैसे अभी देखो RSS जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कभी भी कोई भी डिजास्टर होता है तो दौड़ के जाके हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल ये समाज हेल्प कर रहा था, कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा इनका है ना पॉजिटिव रोल है यहाँ पे। 1861 में देखो इन्होंने एक जर्नल लिखना शुरू कर दिया। ये फोर्टनाइटी है, फोर्टनाइटी मतलब क्या, 2 वीक्स में एक जर्नल आने वाला चीज़। नॉर्मली जर्नल सब 1 वीक में एक बार आता है, मगर 2 वीक्स में एक जर्नल ये लिखते थे। जर्नल मतलब मैगजीन, जो मैगजीन 2 वीक्स में निकले। वो मैगजीन का नाम क्या था, इंडियन मिरर। लिख लो इस चीज़ को। इंडियन मिरर को पब्लिश करने वाले कौन थे, केसी सेन थे। ये इंडियन मिरर हुआ। अच्छा, इंडियन ओपिनियन कौन लिखते थे, तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी है, लिख लो। गांधी जी 1904 या 1905 में इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे, जर्नल, वो भी शुरू किए थे साउथ अफ्रीका में ही। लिख लो इस चीज़ को, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर कौन क्या रिलीज़ करता था। तो इंडियन मिरर इन्होंने लिखना शुरू किया 1861 में। बाद में देखो वही बन गया फर्स्ट इंडियन डेली इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में छपने वाला रोज़ का पेपर 1871 में बन गया। वो उसी का नामकरण चेंज हो गया। लेटर बिकम द फर्स्ट इंडियन डेली, यानी कि नाम है ये, समझे ना, डेली छपने वाला नहीं, गलती से हम बोल दिए, नाम है। जैसे पहले का नाम क्या था ये इंडियन मिरर, इसका ही नाम चेंज हो गया फर्स्ट इंडियन डेली, जो कि इंग्लिश में छपता था 1871 में। वही चीज़ चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना। हाँ, केसी सेन का ही लिखा हुआ चीज़ है। देखो तो देखो, चूंकि केसी सेन को ही क्रेडिट जाता है कि वो बंगाल से निकाल के बाहर कर दिए, बम्बई चला गया, पंजाब चला गया, हाँ यूपी चला गया। तो देखो इसलिए इन्होंने कोशिश किया कि ब्रह्मा समाज ऑल इंडिया मूवमेंट बने। हाँ, एज अ रिजल्ट देखो, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मद्रास में ब्रह्म समाज एज अ वेद समाज के रूप में क्रिएट हुआ।
समझे। और महाराष्ट्र में देखोगे नीचे साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू कह सकते हो, महाराष्ट्र में वही चीज़ प्रार्थना समाज के रूप में स्थापित हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चे लोग कि ब्रह्म समाज ही क्या है, वेद समाज है, यानी कि ब्रह्म समाज से ही वेद समाज बना है और ब्रह्म समाज से ही तुम्हारा प्रार्थना समाज भी बना है। अभी पढ़ना है ना हमें वो सब चीज़, तो ये केसी सेन को ही क्रेडिट जाता है कि केसी सेन ने क्या किया कि ब्रह्म समाज का ऑफशूट नीचे ही बना दिया अलग नाम से, और मैसेज वही है, ब्रह्म समाज का मैसेज वही राजा राम मोहन रॉय का ही मैसेज है, वेदांता का ही मैसेज है। अब देखो देखो ये जो थे ना, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से काम करने वाले आदमी थे। होता है ना कई बार आप बहुत तेज़ी से काम करते हो तो काम बिगड़ भी जाता है आपका। तो ये रेडिकल सोशल चेंज है, यानी कि चेंज होना ही चाहिए, जल्दी चेंज होना चाहिए। बात समझे, इमेंसिएशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए महिलाओं का। फीमेल एजुकेशन पे बात कर रहे थे, इंटरकास्ट मैरिज पे बात करते थे ये, और कहते थे कि चाइल्ड मैरिज बेकार का चीज़ है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो यानी कि थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है इनका। मगर जब ये बोल रहे हैं और ये चीज़ अपने निजी लाइफ में ये फेल ना करे, फॉलो ना करे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। जो कह रहे हो कि स्टंज फॉलोअर्स कि इंटरफेथ मैरिज होना चाहिए, है ना, चाइल्ड मैरिज नहीं हो, इंटरफेथ मतलब क्या, किसी भी जात का आदमी के साथ शादी होना, लव मैरिज टाइप का, उसको बोलते हैं इंटरफेथ मैरिज। बात समझ रहे हो ना, कोई भी धर्म का आप शादी, सॉरी फेथ बोले, गलती बोल दिए, इंटरकास्ट मैरिज मतलब कोई भी जात से आप शादी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जो ही नहीं कि अपने जात में शादी करो। उस समय थॉट प्रोसेस ऐसा था, समझ रहे हो ना, यानी कि लव मैरिज कर सकते हो, लव मैरिज करो या फिर दूसरे कास्ट के साथ शादी कर सकते हो, ऐसा इनका सोच था। मगर बाद में क्या हुआ कि अपना ही बेटी का शादी इन्होंने, है ना, गलत तरीके से कर दिया। इसलिए गुस्सा आ गए लोग सब कि भाई बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलता है ये आदमी, मगर बात आता है पर्सनल तो कुछ और कर रहा है ये भी आदमी कंजर्वेटिव है, जो दिखता है वो है नहीं। तो इसलिए इनका जो सभा है वो टूट गया। मैं अभी समझो, अभी समझ रहे हो ना, इनका सोच तो बहुत पॉजिटिव रहा है स्टूडेंट। आगे देखो आगे क्या हुआ। हाँ, अब देखो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज को कैरी कर रहे थे ना, तो उनको लगा कि भाई तो कुछ ज़्यादा कर रहा है, इसको हम आचार्य बना दिए, ठीक है, क्रेडिट जाता है, इसने ब्रह्म समाज को निकाल के पूरा इंडिया में पहुंचा दिया, अलग अलग कोना में, इसका क्रेडिट इसको जाता है। मैं ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करने लगा, इतना भी ठीक नहीं है। अब ये कर क्या रहा था पता है, बाकी रिलीजन वाले लोग को भी बुला रहा था, बाकी रिलीजन का जो टीचिंग्स है वो भी लेकर आ रहा था। मगर ऐसा बात तो कहीं पे राजा राम मोहन रॉय का वेदांता में कहीं पे लिखा नहीं गया है ये चीज़। वेदांता में केवल हिंदुइज्म का बात है, वेदांता हिंदुइज्म का चीज़ है ना। अब ये क्या कर रहा था कि बाकी रिलीजन का भी टीचिंग्स ऐड कर रहा था, ये पसंद नहीं आया इसको। और दूसरी बात है, ये कास्ट सिस्टम में खाली अटैक किए जा रहा था। मगर इंडिया में कास्ट सिस्टम तो बहुत रिजिड है, उतना ज़्यादा अटैक करोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, तो प्रेशर क्रिएट होगा फिर किसके ऊपर, देवेंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करेंगे कि ब्रह्म समाज को तोड़ देंगे। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर कैरी करेंगे, और जो नया बना है ब्रह्म समाज, जिसको कह सकते हो नव विधाना या फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, वो फिर तुम्हारा केसी सेन कैरी करेंगे। तो टूट गया, यहाँ आते आते ब्रह्म समाज दो भाग में टूट गया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर खुश नहीं थे इससे। समझ पा रहे हो ना। तो देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया विद्यार्थी लोग कि 1866 में जो रेडिकल रिफॉर्म्स किया केसी सेन ने, उसके वजह से ब्रह्म समाज टूट गया, स्किज्म हो गया, यानी टूट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर पसंद नहीं कर रहे थे इनके आइडियाज़ को, क्योंकि बहुत रेडिकल हो चुका था। ये कॉस्मोपोलिटाइजेशन करना चाह रहे थे समाज मीटिंग्स में, यानी कि अलग टीचिंग्स डाल रहे हैं। अरे भाई हिंदुइज्म का बात था, वेदांता का बात था, तुमको क्रिश्चियनिटी का चीज़ क्यों डालने की जरूरत है? हाँ, तुमको इधर का बाकी धर्म का चीज़ डालने की क्यों जरूरत है? इस चीज़ को लेकर खुश नहीं थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और दूसरी बात है कि बार बार ये कास्ट सिस्टम पे अटैक करते थे। इनफैक्ट ये इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आया, क्योंकि देखो तुम इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट कर रहे हो, और उस समय सोसाइटी कैसा है, प्रेशर आएगा इन पे, बोलेगा तुम्हारा चेंगड़ा कर क्या रहा है, तुम जिसको आचार्य बनाया वो तो खुलेआम अटैक कर रहा है इंटरकास्ट को, मतलब खुलेआम कास्ट को अटैक कर रहा है, बोल रहा है कि इंटरकास्ट शादी होना चाहिए। ये क्या है ये सब चीज़? तो प्रेशर क्रिएट होगा इन पे, और इनको भी लग रहा है कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसलिए टूट गया। तो इसलिए हम कह सकते हो कि जो 1828 में जो ब्रह्म समाज बना, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर उसको लीड किए, फिर केसी सेन आया, फाइनली 1866 में यही ब्रह्म समाज दो भाग में टूट गया। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज जिनका नेतृत्व करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और इसका जो स्लोगन होगा, इसका जो मेन जो बात होगा क्या होगा, ब्राह्मणिज्म ही हिंदुइज्म है, यानी कि हिंदुइज्म हमारा है,
वेदांता वाला चीज़ है, इसमें अलग एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना चाहिए, ये इनका कॉन्सेप्ट। जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसको लीड करेंगे केसी सेन, जिसको हम नव निदाना भी कह सकते हैं, विदाना भी कह सकते हैं, तो इनका स्लोगन क्या है, ब्राह्मणिज्म कैथोलिक है। कैथोलिक मतलब डाइवर्सिटी, वो क्रिश्चियनिटी से रिलेट मत करो उसको। कैथोलिक मतलब डाइवर्सिटी वाला चीज़ है, उसमें और भी बहुत सारा चीज़ जुड़ सकता है, समझे, और यूनिवर्सल है, पूरा दुनिया के लिए है ये। हम वो रविन्द्रनाथ टैगोर तो क्या बोल रहे हैं, केवल वो हिंदुइज्म के लिए है, ब्राह्मणिज्म ही हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में कुछ और नई चीज़ होना चाहिए। मैं ये क्या बोले कि ऐसा नहीं है, ब्राह्मणिज्म क्या है तुम्हारा, कैथोलिक है, यानी कि बहुत सारा उसमें वेरिएशन हो सकता है। हाँ देखो इन्होंने क्या किया, देखो लिखा तो है क्रिश्चियन का और हिंदू का आइडियाज़ को इन्होंने वो किया है ना, देख रहे हो ना, अटेम्प्ट टू कंबाइन क्रिश्चियन एंड हिंदू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस मार्किंग ए डिस्टिंक्ट ब्रेक विथ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ भी ज़बरदस्ती ये डाल रहा है, क्रिश्चियनिटी का बहुत सारा वैल्यूज़ को ये ऐड कर रहा है, जो कि हिंदू में कभी रहा नहीं, हिंदुइज्म में कभी रहा नहीं, हिंदू धर्म में कभी रहा नहीं, हिंदू कल्चर में कभी रहा नहीं वो चीज़। आ रहा है समझ में ना, तो बन गया, ठीक है, इनके फॉलोअर्स हैं, क्यों नहीं होंगे, इतना लंबा काम किए हैं ये, इनके अपने फॉलोअर्स होंगे। मगर जब ये कोई गलत काम करेगा तब तो फिर ये भी टूट जाएगा समाज। हाँ आगे देखो बच्चे लोग, अब क्या हुआ, कुछ घटना बोलते हैं, कुछ इतिहास में ऐसा घटना होता है जिसके वजह से अच्छा खासा आदमी का जो छवि है वो बर्बाद हो जाता है, तो वही कुछ घटना हुआ है इसमें। देखो तो पहले नव विदाना का काम देखते, नव विदाना जो कि केसी सेन चलाएंगे, तो उनका कार्य देखो वो क्या रहे थे, वो बोले थे कि ब्रह्मा मैरिज एक्ट होना चाहिए। ब्रह्मा मैरिज एक्ट मतलब देखो आखिर ब्रह्म समाज ही है ये तरीका शादी करने का। जैसे साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी जो लड़े थे, एक इशू क्या था कि हिंदू तरीके से यदि शादी हो तो लीगलाइज करना चाहिए, आपको लीगल मानना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो शादी कर रहा था हिंदू रीति रिवाज से उसको लीगलिटी मिल ही नहीं रहा था। बात समझ, लीगल जैसे अभी हम शादी करते तो लीगलिटी हो जाता है ना, बाद में आपका बर्थ सर्टिफिकेट दुनिया भर का चीज़ बन जाता है बच्चे का, या फिर हस्बैंड वाइफ का बन जाता है। तो ये क्या बोले थे कि ब्रह्म समाज का एक शादी करने का जो राइट्स होना चाहिए, उसके लिए लॉ पास कर दिए। इसका मतलब जो शादी ब्रह्म समाज के जो मेंबर जो शादी करेंगे वो अपना ही तरीके से शादी करेंगे, और हिंदू का ही हिस्सा है, मगर इस तरीके से होगा, इसका सर्टन प्रोसीजर है। तो देखो ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हुआ है ना, वो देखो लीगलाइज हुआ कि मैरिज यदि ब्रह्म राइट्स हो तो उसको लीगल माना जाए, और उसमें कम से कम जो एज है शादी करने का एज कितना होना चाहिए, 14 साल का होना चाहिए, और इसमें इंटरकास्ट मैरिज का बात है, तो ब्रिटिश ने पास कर दिया, ये चीज़। और ऐसे भी देखो इंटरकास्ट मैरिज अभी भी अलाउड है इंडिया में, देखते हो ना, कोई लड़का यदि घर से चला आता है तो शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 साल से ऊपर है तो आराम से पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मैं देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि देखो ब्रह्म समाज जो एक्ट है पास हो गया, यानी कि ब्रह्म का मेंबर से किस तरह शादी करेगा उसके लिए लीगल लॉ बन गया, 14 साल होना चाहिए उम्र शादी करने के लिए, और दूसरी बात है इसमें कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है। बात समझ गए ना, हाँ, ये आप ये सब समझते जाओ, ये चीज़ इसका ठीक कॉन्ट्रवीन ये काम करते हैं। हालांकि ये इतने नव अविधाना के मेंबर हैं, ब्रह्म समाज के मेंबर हैं, इन्होंने इतना अच्छा एक्ट बना दिया, इन्होंने कहा कि जो ब्रह्म समाज के हिसाब से शादी करेगा उसको लीगल राइट भी मिल रहा है ना, समझ रहे हो, इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकता है, 14 साल कम से कम उम्र होना चाहिए शादी करने के लिए, सब कुछ पास कर दिए। और देखो इन्होंने क्या नया चीज़ किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने ही बनाया था, लिख लो फटाफट। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का भी श्रेय केसी सेन को ही जाता है, और ये किस लिए बनाए थे, ताकि वेस्टर्न एजुकेशन, महिलाओं का एम्पावरमेंट, फीमेल एजुकेशन और सोशल वर्क हो सके, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है बच्चे लोग। अब रविन्द्रनाथ टैगोर भी बनाकर बैठे हुए थे ना उस समय, संगत सभा बनाया था ना उन्होंने, संगत सभा ऑन सिमिलर लाइन इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी बनाया। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, अब देखो मैं कुछ बताने वाला हूँ तुमको कि देखो इन्होंने भले ही ब्रह्म मैरिज एक्ट पास कर दिया जिसमें मिनिमम एज 14 साल होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, बट इन्होंने अपने बेटी के साथ क्या किया, देखो अपना बेटी का शादी कर दिए कि जो महाराजा ऑफ कुछ जो था उसके बेटे के साथ शादी कर दी है। महाराजा ऑफ कुछ मतलब जानते हो, जगह का नाम है, बंगाल रीजन में आएगा। शादी कर दिया 1878 में, और लड़का और लड़की दोनों ही अंडर एज था, यानी कि 14 साल नहीं हुआ था। चाइल्ड मैरिज कर दिया अपना बेटी का, और जो शादी का जो तरीका था वो भी तरीका ब्रह्म मैरिज एक्ट वाला तरीका नहीं था। तो गजब बैकलैश होगा ना पीछे से कि जिस आदमी ने ब्रह्म मैरिज एक्ट पास करवाया ब्रिटिश से बोल के, जिस आदमी ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए,
जिस आदमी ने कहा कि 14 साल से पहले शादी नहीं होना चाहिए, और इस सब चीज़ को वही आदमी वायलेट किया, वही लीडर वायलेट किया। तो हाँ, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात इन पे आरोप भी लगता था कि बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन हो गए थे, यानी कि किसी का सुनते उनते नहीं थे, जो मन करता था वही अप्लाई करते थे ये। तो ये 2 रीजन से क्या होगा बच्चे लोग बताओ तो। ये जो तुमको समाज, ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो दिख रहा है, यानी कि नव विधाना दिख रहा है, वो भी टूटेगा ना, ये भी टूट गया। देखो इसलिए लिखा हिज ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड इन द एंड, बाद में फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो नव निदाना मेंबर जो थे वो उन्होंने आप केसी सेन से दूर कर लिया अपने आप को। बोला कि केसी सेन खाली बोलता है, करता कुछ नहीं, अपना देखो बेटी का शादी देखो गलत तरीके से किया है, जैसे एग्जाम्पल देखो। और उसके बाद क्या है, एक नया समाज बना दिया, उसी समाज को बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। देखो ब्रह्म समाज से कैसे साधारण ब्रह्म समाज तक बात पहुंचा है, देख रहे हो ना कितना फैक्शंस हुआ है। असाधारण ब्रह्म समाज में उसको जो ड्राफ्ट की है, जो बनाए हैं, वो आनंद मोहन बोस है, बहुत बड़ा शख्सियत है ये, लिखो इनका नाम। आनंद मोहन बोस ने ही ड्राफ्ट किया है कि क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, और इसमें एक से एक लोग जुड़े हैं बच्चे लोग, समझ रहे हो ना। हाँ, इसमें बात था कि मैनेजमेंट में जितने ही मेंबर्स होंगे सबको अधिकार होगा फैसला लेने का, ना बल्कि केसी सेन जिस तरह ले रहा था। क्योंकि केसी सेन से खाली इसी बात से खफा नहीं था कि उसने बेटी को शादी किया, इस बात से भी खफा था कि उसका जो मैनेजमेंट करने का तरीका था बहुत ही ऑथोरिटेटिव था, यानी कि ज़बरदस्ती लेता था, किसी से पूछता नहीं था वो डिसीजन। तो बोला अब जो नया बनाया गया साधारण ब्रह्म समाज, उसमें जितने ही मेंबर्स होंगे सबको इक्वल राइट से डिसीजन लेने का, समझ गए ना। उसका देखो, तो हम इससे हम समझे कि ब्रह्म समाज किस तरह फैक्शन हुआ है, समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट। दयाल सिंह ट्रस्ट देखो, उसके बाद ब्रह्म आइडियाज़ को दयाल सिंह ट्रस्ट ने क्या किया, उसके लिए एक कॉलेज भी बना दिया वहाँ पे लाहौर में 1910 में। तो 1910 में जो कॉलेज बना था वहाँ पे ब्रह्म समाज का रिलेटेड जो आइडियाज़ है उसको पढ़ाया जाता था। होप सो बच्चे लोग समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि ब्रह्म समाज का क्या हिस्ट्री रहा है, राजा राम मोहन रॉय क्या किए हैं, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर क्या किए हैं, उसके बाद केसी सेन ने किस तरह काम किया, केसी सेन का कुछ गड़बड़ हो गया, उसके बाद फिर समाज फिर बिखर गया। उसके बावजूद भी 1910 में ये जो ब्रह्म समाज का जो आइडियाज़, उस आइडियाज़ को मेन लीड देते हुए एक कॉलेज भी खोला गया था, और किस ट्रस्ट के द्वारा, दयाल सिंह ट्रस्ट के द्वारा। समझ गए स्टूडेंट। हाँ, आगे देखो, यस वी हैव कंप्लीटेड ब्रह्म समाज, कंप्लीट हो चुका है ना पहला वाला। हाँ, अब थोड़ा देखते हैं, समझने वाला चीज़ है स्टूडेंट, कितना तेज़ी से पढ़ाएं हम दोनों को, नहीं समझोगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। अंदर है बहुत सारा चीज़ है, लिखा हुआ होता है वो अपने जगह है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा डीपली। दूसरा देखो यंग बंगाल मूवमेंट। अब यंग बंगाल मूवमेंट भी चला था, यानी कि बंगाल में ही चला होगा ये मूवमेंट। इसमें जो थे ये डेरेजियो थे। अब डेरेजियो को कहा जा सकता है कि ये फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी रहे, क्योंकि ये भी बहुत आदमी प्रोग्रेसिव थे, इंग्लिश मैन थे। ये आए थे एज अ प्रोफेसर के रूप में आए थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे कॉलेज में, समझे। तो वही लिखा गया। देखो हेनरी विवियन डेरेजियो के बारे में कहा जाए तो कलकत्ता आए थे 1826 में। हाँ, और हिंदू कॉलेज बनाया राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेरे ने, याद है ना, कब 1817 में, 1817 में बनाए थे, और 1825 में तुम्हारा वेदांता कॉलेज बना था, याद है। सभी चीज़ याद होना चाहिए, सब चीज़। हाँ, जो हिंदू कॉलेज बना है वहाँ पे एज अ टीचर के रूप में ही आए, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री। अब देखो सुरेंद्र बनर्जी ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा कि डेरोजियस बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है। इनफैक्ट इनको हम कह सकते हैं ये पायनियर है मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल का, यानी कि बंगाल को जो बेटर किया है इन्होंने ही किया है, ठीक है। इन्होंने एक एनर्जी भरा विद्यार्थी के अंदर, पॉजिटिव चीज़ सिखाने का बात किया है इन्होंने। ये पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे स्टूडेंट। इनका पीरियड देख लो, बहुत कम समय का रहा है। देखो तो बहुत डैशिंग पर्सनालिटी थे, बहुत कम उम्र जी पाए, देखो ना, 1809 से लेकर 1831 तक बस। अब क्या हुआ देखो, जो मूवमेंट हुआ इनके अंदर विद्यार्थी के बीच में, देखो इनका जो मूवमेंट था विद्यार्थी को बहुत प्रभावित कर रहा था इनका मूवमेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग यंग बंगाल मूवमेंट, इसी को बोलते हैं डेरोजियन फिलोसॉफी भी, और उसी को हम लोग कह सकते हैं कि यंग बंगाल मूवमेंट को इम्पेटस दिया है। यंग बंगाल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में डेरोजियन फिलोसॉफी काम किया। देखो ये अपने विद्यार्थी को बोलते थे कि देखो ये आलतू फालतू का है, हिंदू में जो भी बुराई है आलतू फालतू का है, तुमको काम करना होगा, तुमको इक्वालिटी के लिए काम करना होगा। विद्यार्थी को काफ़ी प्रभावित कर दिए थे। देखो वही पुपिल सैनिक अपने विद्यार्थी को कहते हैं कि थिंक फ्रीली, रैशनली सोचो, लॉजिकल सोचो, अथॉरिटी पे सवाल पूछो, ब्रिटिश है तो उस पर भी सवाल पूछो,
है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, उसको आगे लेके चलो, और ये आलतू फालतू का जो कस्टम और ट्रेडिशन इसको इग्नोर करो। उस समय इस तरह का भाषा यूज़ करना बहुत बड़ी बात है कि समाज किस लेवल पे है, समझ रहे हो ना, और ये क्या सिखा रहा है। इनफैक्ट आरोप तो ये भी लगता है इसके ऊपर कि ये तो बोलते थे कि नॉन वेज खाओ, ये लिखा नहीं जाएगा हिस्ट्री में, मैं ये भी आरोप लगता था कि ये अपने विद्यार्थी को बोलते थे कि खाओ, मांस उस खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात था। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा खटास हो गया था इसके अगेंस्ट, बात समझ रहे हो ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या था डेरोजियंस का, ऑब्जेक्टिव समझो। ये देखो, ये हमेशा से गर्ल्स एजुकेशन को लेकर काम कर, गर्ल्स का राइट्स होना चाहिए, वही वुमेन का राइट्स होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, है ना। ये भी चाहते थे कि इंडियंस को भी हायर सर्विस मिले, जैसे राजा राम मोहन रॉय सोच रहे थे, है ना, कि बड़े बड़े सर्विस में इंडियंस भी पहुंचना चाहिए। तो ये बेचारे प्रोफेसर थे, टीचर थे, मगर इंडियंस के लिए भला ही सोच रहे थे। आरोप जो भी लगता हो, मगर समझ रहे हो ना इन्होंने कैसे मूवमेंट को तैयार किया, तो ये समझो। अब ये भी बोलते थे कि जो राइट्स, राइट्स का मतलब क्या होता है, RYOTS, राइट्स का मतलब होता है फार्मर्स। फार्मर्स का जो शोषण किया जा रहा है जमींदार्स के द्वारा, ये ख़त्म होना चाहिए, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। देखो अब सेम चीज़ राजा राम मोहन रॉय भी बोले थे ना। हाँ, और हाँ, जो इंडियन लेबर बाहर निकल के जो काम करने जाते हैं वेस्ट इंडीज़ में, अफ्रीका में, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ले तो जा रहे हैं प्लांटेशन वर्कर को बाहर, मगर वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए इंडियंस के साथ। और दूसरी बात है, कंपनी का चार्टर भी रिवीजन होना चाहिए, यानी कंपनी जो लेके आया, कंपनी का चार्टर आया ना 1833 का, 1813 का, बहुत सारा चार्टर आया है, उसमें रिवीजन होना चाहिए ताकि इंडियंस को भी अधिकार मिल सके, इंडियन को भी कुछ फ़ायदा हो उससे, समझे। और हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस का बात करते थे, और ट्रायल का बात करते थे कि जुडिशरी बिल्कुल होना चाहिए, और इंडियंस लोग भी हायर सर्विस जुडिशरी सब में होना चाहिए। तो बिल्कुल इनका जो बोला हुआ चीज़ है बिल्कुल अलग नहीं है, जो राजा राम मोहन रॉय बोल रहे थे वही ये भी बोल रहे थे, समझे। अब क्या हुआ देखो बच्चे लोग, समझो। सुकरात और प्लेटो के बारे में कभी हम जानकारी दिए थे तुमको। सुकरात देखो दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर रहे हैं। जैसे सुकरात के ऊपर भी आरोप यही लगता है कि इसने अपने विद्यार्थी को क्या किया, मिसलीड किया, ठगा अपने विद्यार्थी को, गलत शिक्षा दिया है। तो सिमिलरली हेनरी डिराजियो पे भी यही आरोप लगता है कि अपने विद्यार्थी को इसने मिसलीड कर दिया है। अब उस समय सोचो कि ये मैसेज यदि पहुंचेगा लोगों में, तो इन्फ्लुएंसर लोग तो बैठा हुआ, वो डायरेक्ट ब्रिटिश को बोलेगा कि देखो ना तुम्हारा टीचर क्या कर रहा है, हमारे बच्चे लोग को बिगाड़ रहा है, उल्टा पुल्टा शिक्षा दे रहा है। तो प्रेशर क्रिएट होगा ब्रिटिश के ऊपर भी। अब ब्रिटिश क्या करेगा, इसको निकाल देगा इसको कॉलेज से। बात समझे। तो देखो क्या हुआ है कि बिल्कुल इस पे आरोप था, जस्ट लाइक सुकरात, कि मिसलीड कर रहा है यूथ को, है ना। बहुत सारे हिंदूज का प्रेशर हुआ और इसको तुरंत रिमूव कर दिया गया, और उसका डेथ भी हो गया, उसके बाद मर भी गया वो। मगर लिमिटेशन क्या है डिराजियोस का मूवमेंट का, इनका लिमिटेशन ये केवल ये बोलते थे अपने विद्यार्थी को, मास से कोई कनेक्टिविटी नहीं था इनके बात को, आगे भाषण देके चल दिया। अब विद्यार्थी लोग पूरा एकदम जोश में आ गया, बस यहीं तक था मूवमेंट, समझे। इन्होंने पीजेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो रियल सेंस में नहीं लिया, खाली मुँह ही तक लिया था, समझे। और दूसरी बात वही इनका आरोप लगता है इनके ऊपर कि जो भी बात करते थे केवल बुक तक ही सीमित था, प्रैक्टिकल नहीं था कि समाज से वो चीज़ जुड़ सके। और जो भी हो, इन्होंने मैसेज तो दिया है, समझ रहे हो ना। लिमिटेशन तो हर मूवमेंट का होगा। भी ब्रह्मा समाज का लिमिटेशन नहीं देखेंगे क्या हम लोग, कैसे टूटा, इतना बिखरा हुआ, मगर फिर भी इनको याद किया जाता है। डेरोजियंस फिलॉसफी है ये, याद रहेगा। डेरोजियो कौन था, क्या किया उसने, है ना, किस तरह अपने विद्यार्थी को तैयार किया, मगर कुछ नहीं हो पाया। और कैसे जो हिंदू इन्फ्लुएंसर लोग थे, कैसे उसके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने इसको रिमूव किया, और उसके बाद तो इनका डेथ हो ही गया। बच्चे लोग क्या क्या कर चुके हैं। ब्रह्मा समाज कंप्लीटेड, यंग बंगाल मूवमेंट कंप्लीटेड। अब पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज याद आया, ब्रह्मा समाज का ही अपशूट, सही बात है ना। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। देखो प्रार्थना समाज 1867 में बना था बॉम्बे में। हाँ, कौन इसको ले गए थे, कैरी किए थे, तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ये आदमी का नाम है। बिल्कुल बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं ये। अब देखोगे बच्चे लोग, तो प्रार्थना समाज से पहले एक और सभा था जो बोलते हैं परमहंसा सभा, समझे ना। ये सभा पहले से चल रहा था, बाद में इस सभा को रिप्लेस करके प्रार्थना समाज आगे कैरी किया है, उसी को रिप्लेस किया है, तो प्रीकर्सर है।
यानी कि प्रार्थना समाज का जो प्रिकर्सर है, पहले का जो सभा है उसको बोलते हैं परमहंसा सभा। समझ गए ना। और देखो चूंकि हम जानते हैं कि ये ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड है, तो बात तो वही होगा, मोनोथिज्म का बात होगा। देखो कि एक कोई खुदा होता है, समझा। और ये समाज, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये समाज देखो क्यों खास है, ब्रह्म समाज से डिफरेंट कैसे है, हालांकि उसी का ऑफशूट है, डिफरेंट कैसे, क्योंकि ये रिलीजन का काम नहीं कर रहे थे, ये केवल सोशल रिफॉर्म पर बात करते थे। रिलीजन से कोई मतलब नहीं, सोसाइटी में यदि कोई बुराई है तो उस पर काम करते थे। जैसे देखो आज क्लास में तुमको सेक्शन 125 बताया गया CRPC का, तो उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये बात कहा कि रिलीजन कोई मतलब नहीं है, ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। सही बात है ना। तो बिल्कुल ये जो समाज है, ये जो प्रार्थना समाज देख रहे हो, इसका जो एम था सोशल रिफॉर्म्स था, बल्कि तुम्हारा रिलीजन रिफॉर्म्स। आया समझ में स्टूडेंट। तो देखो समाज क्या चीज़ पे फोकस कर रहा है, एजुकेशन, परसुएशन। हाँ, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से लड़ाई करना नहीं था बात, रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं था, उसको समझाना कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाओ भाई, बहुत गड़बड़ है सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी बहुत गड़बड़ है। समझे, 4 पॉइंट पे काम कर रहे थे ये। कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, कास्ट सिस्टम बेकार है, महिलाओं का एजुकेशन होना चाहिए, विडो रीमैरिज होना चाहिए, विधवा का भी मैरिज होना चाहिए, विडो रीमैरिज मतलब वही होता है ना। और चौथा क्या है तुम्हारा कि मेल का और फीमेल का जो मैरिज एज है वो ज़्यादा होना चाहिए। सही बात है ना। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। इस समाज में यानी कि जो प्रार्थना समाज है, इसमें बहुत बड़े बड़े शख्सियत जुड़े हैं स्टूडेंट। जैसे हम देखें ना कि ब्रह्मा समाज में कितने इंपॉर्टेंट लीडर सब थे। सुन रहे हो, समझ रहे हो बात को ना। उसी तरह देखो महादेव गोविंद रानाडे, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत। RG भंडारकर, डोंडो केशव कार्वे और विष्णु शास्त्री, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, सब इससे रिलेटेड है। कई बार UPSC में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विष्णु शास्त्री और केशव कार्वे बताओ कौन से एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, तो क्या बोलना है तुम लोग को, प्रार्थना समाज। फैक्चुअल, मैंने कहा ना एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, ये पूरा फैक्चुअल्स आपको याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई सेकंड विकल्प नहीं है। देखो चलो काम कर रहे थे। कार्बे मतलब क्या हुआ, डोंडो केशव कार्बे और MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को MG रानाडे कह सकते हैं हम लोग। अरे MG रानाडे बहुत बड़े आदमी हैं, बाद में समझोगे इनके बारे में। और भी MG रानाडे और कार्बे दोनों मिलके एक और मूवमेंट तैयार किए हैं, उस मूवमेंट का नाम है विडो रीमैरिज मूवमेंट प्लस विडोज होम एसोसिएशन। देख रहे हो ना, यानी कि विडोज के लिए कितना काम कर रहे हैं ये। अब मेन क्या था, क्या काम करना, एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना विडोज को, ताकि वो भी अपना जीवन को चला सके, सपोर्ट कर सके अपने जीवन को। तो बहुत ही नेक थॉट, समझे, बहुत ही पॉजिटिव थॉट था प्रार्थना समाज का। आगे देखते हैं। खत्म हो गया ना स्टूडेंट, ब्रह्म समाज, यंग बंगाल मूवमेंट और प्रार्थना समाज। अब पढ़ेंगे हम लोग सत्यशोधक समाज। देखो क्या है सत्यशोधक समाज। बिल्कुल ये जो शख्सियत का फोटो दिख रहा होगा तुम लोगों को, बहुत बड़ा शख्सियत है ये, महाराष्ट्र के, है ना, ज्योतिबाई फुले और सावित्री बाई फुले, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में इनका। देखो इनका ज्योतिबाई फुले जो मेल हैं वो ज्योतिबाई फुले हैं, और उनकी जो पत्नी है उन्हीं का नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले। तो इनका टेन्योर, इनका समय देख लो 1827 से लेकर 1890 तक। तो देखो सतारा में जन्म हुआ, वही सतारा याद है ना, उसका मराठा का जो दे दिया गया था छोटा सा एरिया, सतारा में जन्म हुआ महाराष्ट्र में। अब बताओ ये कौन से कम्युनिटी से आते थे, माली कम्युनिटी से, कार्डनर। तो माली कम्युनिटी को बहुत नीचे लेवल से देखा जाता था कास्ट हायरार्की में, वही अछूत लेवल पे देखा जाता था, अनटचेबल लेवल पे देखा जाता था इन लोग को। ठीक है, तो ये पढ़े लिखे शख्सियत, तो इन्होंने एक पावरफुल मूवमेंट तैयार किया अपर कास्ट के विरोध, ब्राह्मण्स लोग के विरोध बात किया कि काहे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ब्राह्मण जो बोल दे वही क्यों होगा, क्यों इस तरह कास्ट है, नीचे हम लोग पढ़ लिखे कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत काम किया, जैसे BR अम्बेडकर जी भी तो यही काम किए हैं, समझे। तो मेन मूवमेंट का, यानी कि ये जो देख रहे हो सत्यशोधक समाज का मेन एम क्या था, देखो ना, सत्यशोधक समाज का मतलब क्या होता है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, जो सच्चाई जानना चाहता है ऐसा सोसाइटी। सच्चाई यही है कि हर कोई बराबर का काम कर सकता है, सच्चाई यही है कि ऑल आर इक्वल, यही ना है सच्चाई। तो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट था ये। देखो सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, दूसरी बात है एजुकेशन फैलाना महिलाओं के बीच में, और जो नीचे तबके में जो जाति है, जो शूद्र जाति है, अनटचेबल्स, उसमें एजुकेशन भरना। समझ गए विद्यार्थी। देखो इन्होंने बहुत सुंदर, देखो इसको बोलते हैं कि
सिंबल यूज़ किया। जैसे देखो राजा बलि को यूज़ किया इन्होंने। राजा बलि जानते हो ना, एपिसोड देखोगे तो राजा बलि को इन्होंने यूज़ किया था सिंबल के रूप में, कि राजा बलि क्या है तुम्हारा, ब्राह्मण का सिंबल हमेशा राम जी को बहुत लेके चलते हैं। राम जी बोल के वो अपना रिचुअल्स करता है दुनिया भर का। तो राम जी के विरोध में ये राजा बलि को यूज़ किए थे एज अ सिंबल के रूप में। राजा बलि क्यों? क्योंकि वो नीचे जात से आते थे, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के वो किए हैं, पोर्ट्रे किए हैं। इनका 2 वर्क देखो, ज्योतिबाई फुले का 2 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी किताब का नाम है स्टूडेंट। गुलामगिरी में इतना ब्यूटीफुली लिखा गया है कि किस तरह लोग सब, छोटे जात के लोग सब कितना प्रॉब्लम्स में है, कैसे वहाँ से उसको छुटकारा मिले, कैसे सोशल एविल्स खत्म हो। तो गुलामगिरी किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। ये वर्क है इन लोग का। देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना होगा तुम लोग को बढ़िया से। देखो ज्योतिबाई फुले और इनकी जो वाइफ है सावित्रीबाई फुले का क्या कंट्रीब्यूशन है सत्यशोधक समाज में। नंबर 1 देखो, ये जो मोमेंट है कहीं ना कहीं डिप्रेस कम्युनिटीज़ को भी एक रास्ता दिखा है। यस, वी आर ऑल टुगेदर, एक साथ है, आइडेंटिटी मिलता है ना सब। आज क्यों होता है तुम्हारा पॉलिटिक्स में, कास्ट पॉलिटिक्स, सब आइडेंटिटी मिलता है, एक साथ आना, समझे। नंबर 1। दूसरी बात है जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एजुकेशन। और इसके लिए देखो इन्होंने ज्योतिबाई फुले विद द हेल्प ऑफ सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल भी खोला है पूना में, महाराष्ट्र में, ताकि गर्ल्स लोग एंट्री करें और इम्पावर्ड हो, पढ़ लिख के महिला लोग इम्पावर्ड हो। देखो विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने काम किया है, समझे। और भी देखो विडोज़ के लिए घर भी बनाया है इन्होंने, जहाँ पे विडोज़ लोग आके रुक सकती है। देखो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको टाइटल भी मिलता है महात्मा फुले। महात्मा फुले कहा जाता है ना, बिल्कुल महात्मा, रियल महात्मा तो ये है जिस हिसाब से सोसाइटी में, क्योंकि वो जो तबका है, जिस तबका के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही शोषित तबका है। बात समझो ना, गर्ल्स को, और जो डिप्रेस क्लास है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे समय में आके कोई आदमी इस लेवल पे मूवमेंट खड़ा कर दे तो भाई नाम होगा हिस्ट्री में उसका। तो ज्योतिबाई फुले बहुत बड़ा नाम है विद्यार्थी लोग, बहुत बड़ा नाम है, समझे। हाँ, क्या था, कास्ट सिस्टम पूरा खत्म करो, क्योंकि जानते हो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट है। कास्ट सिस्टम रहने का मतलब क्या, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी फर्स्ट लेयर में, तो बोले उसके अगेंस्ट। और सोशो इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ है, कि जो ब्राह्मण होगा वो अपना बहुत कमाएगा, नीचे का आदमी नहीं कमाएगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा, मैनुअल वर्क करेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर है। और ये सांस्कृतिक हिंदुइज्म का अगेंस्ट है, क्योंकि सांस्कृतिक हिंदुइज्म मतलब क्या है, संस्कृत जो उसको पढ़ने आता है वही हिंदुइज्म को समझेगा। नो, रीजनल लैंग्वेज में करो, मतलब कहने का मतलब वो ब्राह्मणिज्म नहीं चलने वाला है। जो बात ऑल आर इक्वल, कास्ट सिस्टम बेकार का चीज़ है। आया समझ में सत्यशोधक समाज क्या है। अब पढ़ोगे वेद समाज। याद आया वेद समाज, बिल्कुल यही ने बनाए थे, किसी से नहीं बनाए थे, मद्रास में जो लीड किए थे तो कौन थे, के श्रीदारालू नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये सब, साउथ इंडिया का नाम और इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में, समझे। तो वेद समाज का निर्माण का जाता है, जो श्रेय जाता है वो किसी सेन को जाता है। मान नीचे तो कोई होंगे ना जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएंगे, तो यही शख्सियत है, नायडू जी हैं, समझ गए। हाँ, तो यही वेद समाज का नाम तुम्हारा दूसरा कर दिया गया 1871 में। उसका नाम क्या है, ब्रह्म समाज ऑफ साउदर्न इंडिया। देखो इन्होंने क्या किया कि जो ब्रह्म धर्मा जो ऊपर का जो किताब था उसको ट्रांसलेट किया इन्होंने तेलुगु और तमिल्स में, ताकि वहाँ के लोग समझ सकें, वहाँ के रीजनल भाषा में इन्होंने कन्वर्ट किया है, के श्रीदालू नायडू ने, समझ गए ना। और देखो बच्चे लोग उतना ही नहीं बहुत सारे मिशनरी टूर्स भी किए हैं, बहुत घूमे हैं, ताकि लोग को समझा सकें। हाँ, ये ब्रह्म समाज का क्या मिशन है, मोनोथिज्म्स, एक ही बिलीव करना चाहिए, उपनिषद, ये सब भी फैलाए हैं टूर करके। मैं उसके बाद क्या हुआ, फिर नायडू जी का भी डेथ हो जाता है 1874 में। आज जानते हो कि जब इतने बड़े पर्सनालिटी जब चले जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर उसके बाद वही स्किबिज्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा नहीं चल पाया उसके बाद, समझ गए ना। यही वेद समाज है। तो वेद समाज कर चुके हो, अब करोगे आर्य समाज। देखो बच्चे लोग, आर्य समाज याद करो विद्यार्थी लोग। ब्रह्म समाज तुम लोग क्या बताए थे, ब्रह्म समाज का मतलब क्या है, कौन सा है, रिवाइवलिस्ट है कि रिफॉर्मिस्ट है, रिफॉर्मिस्ट है वो। अब यहाँ पे हम लोग रिवाइवलिस्ट देखने वाले हैं, जो क्या बोल रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है,
बाहर का एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इंडिया में जो है वेद नॉलेज उसी को प्रोपागेट किया जाए, यही रिवाइवलिस्ट है। समझ गए ना? उसमें आएगा जो समाज आएगा वो आर्य समाज आएगा, जो बना था 1875 में। टाइम याद कर लो, इस पूछा गया है यूपीएससी में आर्य समाज के बारे में, बॉम्बे में बना था ये। दयानंद सरस्वती आया नाम, दयानंद सरस्वती जी थे। और इनका जो कहोगे, इनका जो घर का नाम कह सकते हो, इनका दूसरा नाम भी था मूलाशंकर। देखो ये क्या बोलते हैं, अब इनको प्राउड है भारत का जो कल्चर है, भारत के जो लोग हैं, आर्यंस लोग हैं, उस पर इनको बहुत प्राउड है, समझे? इसलिए कहते हैं कि हमारा जो आर्यंस है वो सबसे ऊपर का रेस है, हमारा जो किताब है वो दुनिया का सबसे बेस्ट किताब है, इसलिए हम अपने ही कल्चर को फिर से रिवाइव करें, ज़्यादा बेटर है। तो बैक टू द वेदास, नॉट वैदिक एज। हमें वेदास की तरफ चलना है, वैदिक एज की तरफ नहीं। वैदिक एज में तो बहुत बुराई हुआ था, वहाँ नहीं चलना है। वेदास का जो प्योर चीज़ है उसको स्वीकार करना है हमें। दैट इज़ द मैसेज ऑफ दयानंद सरस्वती इन आर्य समाज। देखो तो आर्यन जो है वो चूजन पीपल है। अब वेदास हमारा चूजन गॉस्पेल है। गॉस्पेल का मतलब क्या था? पूजनीय सेक्रेट बुक है, दिया दिखाने वाला किताब है, समझे? और इंडिया जो है वो चूजन लैंड है, भारत ही चूजन लैंड है, इनके भारत में ही ये सब संभव हो सकता है, क्यों ना हम स्वीकार करें? तो इस बिलीफ पे इन्होंने आर्य समाज का निर्माण किया था 1875 में, और इसका हेडक्वार्टर तो था लाहौर में। तो देखो यहाँ पे समझो बात को, इन्होंने क्या किया? वेद को ट्रांसलेट किया और 3 किताब लिखा इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। सत्यार्था प्रकाश, यानी कि सही चीज़ को एक्सपोज करना। दूसरा क्या है कि वेद भाष्य भूमिका, इसमें वैदिक कमेंट्री के बारे में इन्होंने लिखा था। और वेदा भाष्य यानी कि वैदिक कमेंट्री इन संस्कृत, समझ रहे? ये 3 किताब लिखा है। क्या क्या लिखा है बच्चे लोग? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, यानी कि सत्य का प्रकाश करना। वेद भाष्य भूमिका, और तीसरा क्या है? वेद भाष्य। वेद भाष्य का मतलब क्या होता है कि संस्कृत, वैदिक कमेंट्री ऑन संस्कृत। क्योंकि देखो ये संस्कृत को मानेंगे, ये रिवाइवलिस्ट हैं और संस्कृत हमारा लैंग्वेज है, अनलाइक अदर। अभी तक देख रहे थे तो जो दूसरा वाला जो रिफॉर्मिस्ट था वो संस्कृत को उतना नहीं मान रहा है। ज्योतिबाई फुले देखे थे ना अभी, वो संस्कृत को पूरा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में फिर ब्राह्मण का मोनोपोली हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कास्ट सिस्टम ठीक है हमारा, उसमें जो प्रॉब्लम आ गया उसको खत्म करना है। देखो तो ये जो इंस्पिरेशन जो लेते थे वो वेद से लेते थे, और कहते थे कि ये इंडियंस रॉक ऑफ एजेस है, लेकिन वेद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनफेमिबल है, यानी कि हर समय सदा बाहर वाला चीज़ है, वो उसको कोई वो नहीं कर सकता, और वही हिंदुइज्म का सीड है। तो वेद को कोई इग्नोर मत करो, समझ गए ना? इसमें देखो, हाँ, मगर देखो इनका बात देखो, ये वेद तो बात करते थे, मैं ये वेद शुरू वाला वेद बात करते थे। अर्ली वैदिक एज में जानते हो ना, कास्ट होने के बाद भी कास्ट नहीं था, सोशल मोबिलिटी था वहाँ पे, यानी कि एक आदमी का कास्ट जो है वो दूसरे कास्ट में जा सकता है, वो बात करते। ये बोलते थे कि यस, विजन क्या है? क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनाना। अब देखो कहोगे कि सर ये तो कंट्राविन कर रहा है, कास्टलेस का क्या बात कर रहे हैं? कास्टलेस तो है वैदिक में, नो, वैदिक शुरू के वैदिक में कास्टलेस का बात ही नहीं है, कास्ट का बात ही नहीं है, कास्टलेस है वो भी। सोशल मोबिलिटी था कि नहीं था? कास्ट सिस्टम, ये बोलते देखो कास्ट सिस्टम एक्चुअल में कैसे बनाया गया था? प्रोफेशन के लिए बनाया गया था, कि जिस प्रोफेशन में यदि तुम शूद्र प्रोफेशन में हो तो तुम शूद्र कहलाओगे, ये तुम ब्राह्मणा वाला प्रोफेशन में हो तो तुम ब्रह्म कहलाओगे, तुम क्षत्रिय वाला प्रोफेशन में तो तुम क्षत्रिय कहलाओगे। बाद में क्या हुआ लेटर वैदिक एज में? ये आके हेरिडिटरी बन गया, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्रह्म ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बोलते थे कि वो पहले वाला जाना है हमको, शुरू वाला में, जहाँ पे कोई कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, प्रोफेशन के हिसाब से जात होता था। कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझे ना? हाँ, तो क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि कोई भी क्लास ना हो, कोई अमीर और गरीब का कोई बात ही ना हो, कोई कास्ट वाला सोसाइटी ना हो, यूनाइटेड इंडिया हो, समझे? और इंडिया फॉरेन रूल से अलग हो, और आर्यन रिलीजन ही सबका रिलीजन हो, ये सोच था इनका। देखो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, देखो इन्होंने क्या स्लोगन दिया था? बैक टू द वेदास, चलो वेदास के पास, वेदा पढ़ेंगे, मगर वैदिक एज नहीं, वैदिक एज में भी बुराई था, वैदिक एज नहीं जाना है हमें, वेदास में जाना है हमें, वेदास को पढ़ना है, वो गॉस्पेल है हमारे लिए। और इंडिया का जो लैंड है वो चूजन लैंड है, यहाँ पे पढ़ाना चाहिए हमें को रिवाइव करना चाहिए। इनके जो गुरु जी थे, इनके जो गुरु थे जहाँ से इनको प्रेरणा मिलता था, उनका नाम था स्वामी बिरजानंद, जो कि ब्लाइंड टीचर थे, जस्ट लाइक योर सूरदास। सूरदास भी ब्लाइंड टीचर थे ना, बिल्कुल उनके तरह ही थे, तो इनके गुरु हो गए। यहाँ पे देखो, मैं देखो वही बात है, कुछ ना कुछ तो जानते हो निगेटिविटी भी हो ही जाता है। देखो अब देखो ये आदमी, तुम कहोगे कि देखो वेद का बात कर रहा है जो आदमी, मैं पुराना से अगेंस्ट है। पुराना जानते हो ना, पुराना हिंदू इसमें विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, उसके अगेंस्ट थे। फिर देखो ये क्रिटिसाइज करते थे बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स को, जैसे पुराणास को, और कहते थे कि ये इग्नोरेंट प्रिंस्ड,
ये प्रिंस पीस लोग के वजह से ही बर्बाद हुआ है हिंदुइज्म। यानी कि ब्राह्मण को भी अटैक कर रही है, भले ही आदमी रिवाइवलिस्ट हो, मगर देख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि जैसा गंदा था वही गंदा को कैरी करना। ये आदमी भी रिफॉर्म्स लाना चाहता है, जो बुराई आया उसको हटाना चाहता है और प्योर फॉर्म में रिलीजन को रिबैक करना चाह रहा है। आया समझ में? देखो डायरेक्ट अटैक है, देखो हिंदू ऑर्थोडॉक्स पे अटैक कर रहे थे, ये कास्ट रिजिडिटी पे अटैक कर रहे हैं, अनटचेबल छुआछूत पे अटैक हो रहा है, हाँ आइडल वर्शिप पे भी अटैक हो रहा है, समझ रहे हो ना? पॉलीथिज्म यानी कि एक से ज़्यादा गॉड को जो पूजा उस पर भी अटैक है। ये जो ब्लैक मैजिक है उस पर, चार्म्स, एनिमल्स है, सब पे अटैक है। और जो पहले था ना कि एक सी को क्रॉस कर गया तो मलेमाच बन गए। मलेमाच मतलब क्या किया, अब आपका वो हो गया, कास्ट सिस्टम से अब निकल गए। पहले क्या था कि समुद्र पार नहीं कर सकते हो, यदि समुद्र पार किए तो मलेमाच का टाइटल मिल जाएगा तुमको। मलेमाच का मतलब होता है, मलेमाच वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट जिसने समुद्र पार कर लिया, जो समुद्र पार कर लिया वो इम्प्योर हो गया। बताइए क्या फालतू का कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़, समझे? ये क्या फालतू का, ये श्राद्ध में एक डेड बॉडी को खाना खिलाना ये आलतू फालतू का चीज़ है, क्या ये लेना देना है? इससे बड़े आदमी खिलाओ खाना अच्छे से। तो भले ही ये रिवाइवलिस्ट हो ये आदमी, मत सोच, देख रहे हो, सोच तुमको रिफॉर्मिस्ट वाला नजर आएगा। तो पहले तो तुमको रिवाइवलिस्ट का मीनिंग भी समझना होगा ठीक से, समझ गए ना? इसका मतलब ये नहीं कि जैसे था उसी को लेकर चलना, उसमें जो बुराई था सबको खत्म करो, और जो प्योर फॉर्म है उसको लेना। इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमको वेदास में जाना है, वैदिक एज में नहीं जाना है। तो जितना भी बुराई है सबको खत्म करो। और दूसरी बात कहते हैं देखो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, यानी कि पढ़ो किताब अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो, पढ़ो तुम वेदास और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो, और वही तुम्हारा मार्ग होगा गॉड से मिलने का, ना बल्कि फालतू का प्रिंसली क्लास कुछ भी बोले उसको मान लिए तुम। बहुत लॉजिकल थिंकिंग है ना? देखो ये चतुर्वर्णा सिस्टम पे भी बात करते थे। चतुर्वर्णा वही तो मैं बोल रहा हूँ, चतुर्वर्णा मतलब वही जो कास्ट सिस्टम है वो एक्चुअल में बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, बाय प्रोफेशन होना चाहिए। तो आर्य समाज भले ही रिवाइवलिस्ट हो, मगर जितने भी गलत प्रैक्टिस था उस सबको रिमूव करने का बात करता था ये, समझ गए? यहाँ पे देखो एजुकेशन पे क्या इनका सोच था दयानंद सरस्वती का। देखो एजुकेशन को भी नया दिशा देगा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जानते हो ना बच्चे लोग, अभी तक चलता है कि नहीं चलता है भारत में? तो क्रेडिट इनको ही जाता है, दयानंद सरस्वती को। अभी भी डीएवी है ना पूरा इंडिया में, यही निर्माण रखे थे। देखो और जानते हो डीएवी अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है अभी भी स्टिल। तो आर्य समाज देखो इन्होंने वही डीएवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चेन बना दिया पूरा भारत में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही जा सकता है। तो हो तो क्या इक्वालिटी ला दिया ये, समझ गए ना? और देखो उसके बाद देखो गुरुकुल सिस्टम भी इन्होंने ही तैयार किया था 1992 के बाद। गुरुकुल वाला भी क्रेडिट इनको ही जाता है, ये आर्य समाज को ही जाता है। उसमें देखो स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने क्या किया, गुरुकुल सिस्टम चला दिया हरिद्वार में, और उसका देखो अभी भी गुरुकुल चलता है पूरा इंडिया में। तो ये आर्य समाज का दिया हुआ चीज़ है। आया समझ में ना? अब गुरुकुल में क्या है, गुरुकुल में जो पहले जो शिक्षा दिया करता था, पहले होता था ना शिक्षक गुरु आए नेचुरल एरिया में शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, विद्यार्थी लोग सवाल पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, पहले जो होता था पहले बहुत पहले, वही गुरुकुल है। तो आर्य समाज ही गुरुकुल को बनाया है। दयानंद एंग्लो वैदिक, देखो एंग्लो वैदिक है, समझ रहे हो? एंग्लो वैदिक है, इंग्लिश एजुकेशन भी होगा उसके अंदर, लॉजिकल वाला चीज। तो हाँ अब देखो स्पिरिचुअलिटी पे क्या ख्याल था। देखो ये जो बात है ना कि माया जीवन माया है, तो बोलते थे फालतू का चीज़ है, ऐसा कोई माया हुआ बात नहीं, इल्यूजन फालतू का चीज़ है। ये बोलते हैं जो हिंदू बिलीव है माया पे वो फालतू का चीज़ है, आलतू फालतू का लोग बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जीवन में जो उपदेश होना चाहिए वो मोक्ष की तरफ होना चाहिए, नहीं कैसे हम भगवान से जुड़े, समझे? माया वो बेकार का चीज़ है ना। इंस्टेंट ही एडवोकेट दैट गॉड सोल एंड मैटर वर डिस्टिंक्ट एंड इटर्नल एंटिटीज। अब बोल रहे हैं कि ये जो है भगवान हो गए, समझ रहे हो ना, ये प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक मतलब ये, हाँ बिल्कुल नेचर, सोल हो गया, ये सब अलग चीज़ है। और तपस्या करके हम लोग प्राप्त हो सकते हैं, भगवान में जा सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ही हैड वर्क टू बैटल फील्ड, हमें काम करना चाहिए, जो कार्य हमारा जीवन वो बैटल फील्ड है, ना बल्कि चुपचाप बैठ जाए। और इंडिविजुअल को जो सेल्वेशन लेना चाहिए वो राइट काम करके लेना चाहिए, समझे? हाँ हम लोग कोई अपना भाग के कोई गुलाम नहीं है, कोई बोलता है ना भाग भरोसे, नो ऐसा नहीं, कार्य करना चाहिए। तो अच्छा संकेत दे रहे हैं, अच्छा समाज को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो ही अपोज दैट एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटेड एंड गॉट बैक फ्रॉम सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। बोला कि ये फालतू का नियति और कर्मा, हाँ ये बोले कि नो, आपके जैसे होता है ना कि पिछले जन्म में ये कार्य किया था, पिछले इस जन्म में तुम्हारा ये इसमें जन्म हुआ, बोले आलतू फालतू का चीज़ है।
काम पे, कर्म पे काम करो, कर्म पे काम करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट। अब जैसे मान लो कोई गरीब आदमी हुआ, यदि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जो भी है, क्या कहेगा कि पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए थे इसलिए मेरा ये स्थिति हो गया। बोलते ये सब चीज़ पे दिमाग मत लगाओ, कार्य पे ध्यान दो, ये आलतू फालतू का चीज़ है, समझे ना। महिलाओं पे क्या था इसका, देखो मिनिमम एज, देखो ये कितना मिनिमम एज बता रहे हैं, 25 ईयर्स गर्ल्स और बॉयज़ का होना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। 25 ईयर्स होना चाहिए कम से कम शादी के लिए, वो उस समय बोल रहे हैं। दयानंद सरस्वती। इंटरकास्ट मैरिज तो बिल्कुल होना चाहिए, विडो रीमैरिज भी होना चाहिए, और महिला को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, समझे। और बिल्कुल देखो उनके लिए इन्होंने काम किया है, बात समझे, उनके लिए काम किया ना, एंग्लो वैदिक स्कूल बनाया, बहुत सारा होम का काम किया, बहुत सारा किया है। हाँ विद्यार्थी लोग नीचे जाओ। हाँ इसमें समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दयानंद सरस्वती का जो स्लोगन था बैक टू द वेदास, तो इसका मतलब है कि वैदिक लर्निंग और वैदिक प्योरिटी को लेना रिलीजन में, ना बल्कि वैदिक टाइम्स को लेना। वैदिक टाइम्स में बहुत नेगेटिविटी था वहाँ पे, और टाइम में नहीं लौटना, लर्निंग में लौटना और पॉजिटिव लर्निंग में लौटना, समझे। हाँ देखो एट द सेम टाइम मॉडर्निटी को भी स्वीकार करते थे ये, और कहते थे कि यस पैट्रियोटिक फीलिंग होना चाहिए, देश को आगे ले जाना है, देश में जो समस्या है, देश में समस्या को ख़त्म करना है तो नेशनलिज्म जरूर चाहिए, सबको यूनाइट होना जरूरी है ना। अब आर्य समाज का ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन, इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, एब्सोल्यूट जस्टिस, फेयर बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड नेशन नेशन, यानी कि सब बराबर, टोटल बराबर, एक देश दूसरा देश कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर, महिला पुरुष बराबर, सब ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए सबके बीच में, ये बहुत अच्छा थॉट है। हाँ एट द सेम टाइम ये सेल्फ रेस्पेक्ट का ही बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ बोले कि ये जो बाहर का जो वाइट लोग आया, गोरा लोग सब आया, वेस्टर्न एजुकेशन लेके आया, क्रिश्चियन मिशनरी को लेके आया, ये जो बिगाड़ दिया है इससे निकलना है, और जो हमारा जो ग्लोरियस पास्ट हो बहुत बेटर है, उसको उसी को लेके चलते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो दिक्कत क्या हुआ इसकी वजह से, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चला दिया। अब शुद्धि मूवमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया स्टूडेंट। इन्होंने क्या बोला कि जो भी हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, जो भी हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, बैक आ जाओ भाई, शुद्धि मूवमेंट चला रहे हैं। जब ये शुद्धि मूवमेंट चला दिए तो कम्युनलिज्म वाला बात हो गया, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ गया उसमें, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम बन गया इसको फिर से बुला रहे कि तुम हिंदू बन जाओ, जो हिंदू क्रिश्चियन बन गया उसको फिर से बुला रहे थे, ये शुद्धि मूवमेंट चला दिए थे। जब ये शुद्धि मूवमेंट चला देंगे और फिर जो हिंदू मुस्लिम बन गया, फिर वो हिंदू बन रहा है तो बैकलैश करेगा ना वहाँ पे, देखो वही हुआ। ठीक है, तो देखो समाज ने शुद्धि मूवमेंट चला दिया, जिसके वजह से जो कन्वर्टेड हिंदू थे बैक कर रहे हैं। इससे तुम्हारा कम्युनलिज्म सोसाइटी में होना शुरू हो गया 1920s में। बाद में जाके जानते हो कि इंडिया पाकिस्तान का ये एक नींव रख देगा, समझ पा रहे हो ना। और मुस्लिम क्या बोलेगा कि हमारे खिलाफ है, क्रिश्चियन क्या बोलेगा हमारे खिलाफ है, तो एंटी रिलीजन वाला टैग भी मिल जाएगा इस मूवमेंट को। समझ पा रहे हो ना बात को। हाँ आगे देखो बच्चों, है बड़ा है, देख रहे हो ना। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल आर्य समाज का, देखो कि आर्य समाज क्या क्या चीज़ को लेके चलना चाहता था। देखो इनके हिसाब से गॉड सुप्रीम नॉलेज है, भगवान के पास सब नॉलेज है, समझ गए ना। हाँ गॉड ऑलमाइटी है, गॉड इमोर्टल है, गॉड ही ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। वेदा क्या है, ट्रू नॉलेज का सोर्स है। आर्य जो है, आर्य को हमेशा ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी भी ट्रूथ को अनदेखा नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। और जो अनट्रूथ है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। धर्मा क्या है, राइट और रॉन्ग में अंतर समझना, समझ गए ना। और यही राइट तरीके से अपने एक्शन को करना, वही धर्मा है। और क्या था कि वर्ल्ड जो है मैटेरियल और स्पिरिचुअल और सोशल सेंस होना चाहिए पूरा दुनिया में, समझ पा रहे हो ना। एवरीबॉडी लव और जस्टिस से ट्रीट करना चाहिए, इग्नोरेंस को ख़त्म करना चाहिए, जो हम लोग का जो इग्नोरेंस है, यानी जो डार्कनेस को ख़त्म करना चाहिए, नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए, और बाकी लोग का भी अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, समझ गए ना। और मैनकाइंड का सोशल वेलबींग हो, सब लोग अच्छे रहें, वेलबींग हो, पूरा समाज अच्छा रहे। तो ये 10 प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा आर्य समाज बढ़ रहा था। होप्स तो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। तो 2 बचा हुआ है समाज अभी भी, आर्य समाज देखें और ब्रह्म समाज। इसका कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा था। तो रामकृष्ण मिशन, बढ़िया सुनते जाओ। रामकृष्ण मिशन जानते हो, एक मंदिर है, मंदिर में एक गुरु रहते हैं जिसका नाम रामकृष्ण
रामकृष्ण है, रामकृष्ण परमहंसा है। अब वो जानते हो वो गुरु बनते हैं स्वामी विवेकानंद का भी, स्वामी विवेकानंद ही उनका आइडियाज़ को प्रोपागेट करते हैं। तो बचपन से ही जान रहे हो ये सब चीज़। रामकृष्ण परमहंस जाने हो, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो बहुत पहले से सुन रहे हो तुम लोग। चलो रामकृष्ण परमहंस को नहीं भी सुनोगे तो कोई बात नहीं है, स्वामी विवेकानंद को जरूर जानते होगे। और रामकृष्ण परमहंस जो थे प्रिस्ट थे, वो काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, काली जी को बहुत पूछते थे। देखो रामकृष्ण मूवमेंट जो चला है, दो ऑब्जेक्टिव है इसका, समझे, दो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि चाहते थे कि इस तरह का मॉन्क्स लोग आए जो अपना पूरा जीवन स्पिरिचुअलिटी को लेके काम करें, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए काम करें। ठीक है, और जो वेदांता का जो नॉलेज है, वेदांता का जो मैसेज है पूरा वर्ल्ड में फैला सके, उसमें स्वामी विवेकानंद बहुत ही कारगर साबित हुए। स्वामी विवेकानंद ने जब 1893 में जो शिकागो का पार्लियामेंट का जो भाषण दिया, उसे वेदांता का जो आइडिया पूरा दुनिया में फैला है। अब यूएस में जब फैला दी तो पूरी दुनिया में चला जाएगा वो मैसेज आपका। बात समझे? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? परमहंसा मतलब देखो, अब खुद रामकृष्ण मिशन परमहंसा ने खुद एक बनाया था, एक फाउंडेशन किया था, उसका नाम है रामकृष्ण मठ। देखो रामकृष्ण मठ को बनाने वाले रामकृष्ण परमहंसा है, बट रामकृष्ण मिशन को बनाने वाले स्वामी विवेकानंद है। कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे तुम लोग को, विद्यार्थी लोग कन्फ्यूजन होता है। मठ को बनाने वाले कौन थे? स्वयं रामकृष्ण परमहंसा थे। मिशन को तैयार करने वाले स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद कौन थे? बहुत ही अच्छे शिष्य थे रामकृष्ण परमहंसा के। कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो तुम लोग कहानी बता देंगे स्वामी विवेकानंद का, अभी टाइम नहीं है उतना। यहाँ पे समझो, तो मेन एम क्या था कि चैरिटेबल काम करना और फिलैंथ्रोपिक काम करना, समझे, चाहे बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, जो भी है, रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कोई भी कलर हो, गोरा काला, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, सबके लिए सेवा करना। बात समझे? और देखो दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, अपने गुरु की डेथ के बाद रामकृष्ण मिशन को बनाए 1897 में। चाहे रामकृष्ण मठ हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, दोनों ही तुम्हारा बेलूर में है। बेलूर मतलब कलकत्ता के आसपास है ये दोनों जगह। और इसका अभी ऑफशूट देखोगे तो बहुत सारा ब्रांचेस अलग अलग राज्य में भी तुमको देखने को नजर आएगा। मेन कलकत्ता है। आगे देखो, यहाँ पे देख सकते हो रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ है वो श्रद्धामणि मुखर्जी है। और देखो ये अपने वाइफ को माता की तरह ट्रीट करते थे, मदर की तरह ट्रीट करते थे। शख्सियत, बहुत तगड़ा शख्सियत थे। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर आदमी थे रामकृष्ण। इनको बड़े बड़े अंग्रेज लोग भी देखने के लिए जाते थे, इनको बहुत फेमस आदमी थे। जब स्वामी विवेकानंद को कुछ क्वेश्चन था तभी प्रोफेसर ने कहा था कि तुमको आंसर मिल जाएगा, एक मठ में कोई बैठता है पुजारी, वो जाओ वहाँ पे तुमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि टीचर आंसर नहीं दे पाया। तो बोला कि जाओ मठ में जाओ, तुमको मिल जाएगा। फिर स्वामी विवेकानंद गए तो आस्ते आस्ते उनको जो चाहिए था मिल गया गुरु से, और उसका इतना ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा बना कि उनका मैसेज फैलाने के लिए वो वहाँ तक चले गए, यूएस तक चले गए। समझ रहे हो? अद्भुत कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। ठीक है, देखो समझो तो कितना अच्छा बात करते थे रामकृष्ण परमहंसा। ये कहते थे स्टूडेंट कि यदि कोई रिलीजन यदि सोशल रिफॉर्म नहीं ला सकता है तो वो रिलीजन को चेंज कर दो। कितना बड़ा बात था। यदि कोई रिलीजन, कोई धर्म सोशल रिफॉर्म को नहीं करवा सकता है तो वो रिलीजन को ही चेंज कर दो, वो रिलीजन कोई काम का नहीं है। यानी कि रिलीजन माध्यम होना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स करने का। कहने का मतलब ये हुआ। देखो ये बोलते थे कि देखो अलग अलग नाम में, चाहे कृष्णा हो, हरि हो, राम हो, क्राइस्ट हो, अल्लाह हो, सब अलग अलग पाथ है, गॉड एक ही है, जाने का रास्ता अलग है, पहुँचोगे सेम ही जगह पहुँचोगे। समझे? तो सब एक ही चीज़ है। ये कहते थे कि सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। आदमी का सेवा करना ही क्या है? भगवान का सेवा करना है। और देखो अपने जो वाइफ है उनको डिवाइन मदर के रूप में देखते थे। ये बड़ी बात है, समझ गए ना? पोर प्रीस्ट एट द काली मंदिर। चाइल्डहुड नेम क्या था इनका? देख सकते हो, चट्टोपाध्याय ना, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था इनका बचपन का। जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र दत्ता, इनका भी बचपन का नाम है ये है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इस शख्सियत ने बहुत कुछ दिया। जहाँ पे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट का, दुनिया भर का चीज़, वहाँ पे ये नया चीज़ दे रहे हैं। नहीं कि चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, सब एक ही है, रास्ता वही है पहुँचने का। तो कितना आसान कर दिया। अभी देखते हो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना कि चाहे इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते पहुँचोगे वहीं पे। ये कॉन्सेप्ट देने वाले खुद ये स्वयं ये थे, रामकृष्ण परमहंसा ही थे। अब देखो इन्होंने, बताओ इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद है ना, जिनका नाम है नरेंद्रनाथ दत्ता। ये देखो बहुत बड़े टीचर बने न्यू हिंदुइज्म का। न्यू हिंदुइज्म मतलब ऐसा हिंदुइज्म जहाँ पे इक्वलिटी हो, समाज में जो बुराई हो बिल्कुल ना हो, ऐसा हिंदुइज्म का ये सोचते थे। वेदांता को आगे ले गए, और ये तो हमेशा वेदांता को बहुत आगे पहुँचाए हैं स्टूडेंट।
खाली वेदांता पर ही बात करते थे। इनको सुनने के लिए कौन नहीं आता था जानते हो, है ना। इनको सुनने के लिए निकोलस टेस्ला तक आया है, बड़े साइंटिस्ट हैं वो। तो इनका जो मिशन था स्टूडेंट कि वॉज टू ब्रिज गल्फ बिटवीन परमार्थ, सर्विस एंड बिहेवियर। सर्विस और बिहेवियर के बीच में जो गैप है वो गैप को फिलअप करना, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ इकोनॉमिक ज्ञान भी होना चाहिए आपको। विवेकानंद क्या बोलते थे, है ना, फॉर आवर ओन मदरलैंड ए जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज ओनली द होप। बताओ, इस्लाम को अच्छा बोल रहे हैं, खराब नहीं बोल रहे हैं। ये मदरलैंड के लिए दोनों ही आँख है, हिंदू भी आँख है और मुस्लिम भी आँख है। तो देखो कम्युनिज्म वाला एंगल नहीं दिखेगा तुमको इनके स्पीच में, समझ रहे हो ना। हाँ, बोलते थे कि नॉलेज पे काम करिए, एक्शन एंड डिक्लेयर दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। यानी कि बिना एक्शन का नॉलेज कोई काम का नहीं है आपका। ट्रू नॉलेज मतलब होता है एक्शन, समझ पा रहे हो ना। हाँ, ही बिलीव दैट एन इंसल्ट टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू टीच रिलीजन टू स्टार्विंग मैन। मतलब देखो, यदि कोई गरीब आदमी है, मर रहा है खाने के बगैर, और कोई आदमी पूजा करे तो कोई काम का नहीं हो पूजा, पहले उसको देखना जरूरी है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे मान लो कि तुम भगवान को तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो, और वही मंदिर के बगल में बेघर बैठा हुआ है, मर रहा है खाने के बिना, क्या फ़ायदा हुआ भगवान को चढ़ाने का। सही बात है कि नहीं है, बोलो। हाँ, देखो इनको फेम तब मिला जब ये शिकागो पार्लियामेंट में गए थे 1893 में, जहाँ पे इन्होंने दुनिया को एक लेसन दिया कि वेस्ट का मेटलिज्म लो। मेटलिज्म मतलब क्या होगा, वेस्ट जानते हो ना, खाली मेटलिज्म में रहता है, पैसा रुपया उसी सब में रहता है। और ईस्ट का तुम स्पिरिचुअलिज्म लो, आध्यात्मिक, दोनों को ब्लेंड कर दो, जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा चीज़ है वो, दोनों को ब्लेंड करो, सेकुलर नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो सेकुलर नॉलेज का मतलब होता है कि कैसे इकोनॉमिक अपलिफ्ट किया जाए अपने आप को, वही मेटलिज्म हुआ वो। मतलब खाने पीने का जो व्यवस्था है, कार्य करने का। और स्पिरिचुअलिज्म जरूरी है क्योंकि आपको इनर प्योरिटी भी चाहिए, दोनों को ब्लेंड करो। तो ये लेसन देखो, ये ऐसा एक कम्बिनेशन है कि जो वेस्ट को भी अच्छा लगेगा और इंडिया को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा, वेस्ट में अमीरी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत है। तो वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान का कमी है, और इंडिया में क्या है कि इकोनॉमिक ज्ञान का कमी है। ये दोनों कोलैबोरेट कर दे तो वर्ल्ड का ही सोल्यूशन है कि स्पिरिचुअल नॉलेज प्लस मेटेरियलिज्म नॉलेज, मेटेरियल नॉलेज कैसे कमाना है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे करना है। तो देखो नया, देखो इन्होंने नया सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया इंडिया का फ्यूचर, यानी कि लोग सब बहुत अट्रैक्ट हुए यूथ सब। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये देखो इन्होंने बोला कि अपना पर्सनल सेलिब्रेशन पे क्या काम कर रहे हो यार, सोशल गुड के लिए काम करो, रिफॉर्म के लिए काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इनका थॉट प्रोसेस से लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। इतना ही नहीं, देखो स्वामी विवेकानंद का था सर्विस ऑफ ऑल बीइंग, सबका सेवा करो, समझे, सबका सेवा करो। द सर्विस ऑफ जीवा इज द सर्विस ऑफ शिवा, समझ रहे हो ना। वही जो रामाकृष्ण परमहंस ने जो बोला था कि ह्यूमन बीइंग का सर्विस करने का मतलब गॉड का सर्विस करना होगा। अब देखो, ही सपोर्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, मॉडर्न साइंस का भी यूज़ होना चाहिए मैनकाइंड के लिए, देख रहे हो ना। तो हम कह सकते हैं मेटलिज्म में भी बिलीव रख रहे हैं। अब देखो इसमें, देखो इन्होंने मिशन ने बहुत सारे स्कूल्स तैयार किया, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, दुनिया भर का चीज़। नेचुरल कैलेमिटी हुआ, अर्थ को एक फैमिली, तो वहाँ पे भी जाके काम किए हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क हुआ है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बढ़िया से स्टूडेंट समझना, भले ही ये रिलीजियस बॉडी हो, बढ़िया सुना भाई, ये प्रोसेल्टाइजिंग बॉडी नहीं है। क्या होता है प्रोसेल्टाइजिंग बॉडी का मतलब, धर्म कन्वर्ट करने वाला बॉडी नहीं है ये। राइट डाउन दिस थिंग्स कि रिलीजन को कन्वर्ट करने वाला बॉडी, जैसे आर्य समाज पर उठा था ना सवाल कि उसने रिलीजन कन्वर्ट किया है, वैसा बॉडी नहीं है। इसमें कोई भी धर्म का आदमी जाके बैठ सकता है। ये रिलीजियस, समझ रहे हो ना, ये धर्म कन्वर्ट कर, रिलीजियस बॉडी है हिंदुइज्म के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये धर्म कन्वर्ट करने वाला बॉडी नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है। होप सो समझ में आ गया। देखो वही ने बोला, अनलाइक आर्य समाज मिशन रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज। अब देखो इमेज वर्शिप पे काम हुआ है। जैसे वेद समाज, देखो याद करो बच्चे लोग, ब्रह्म समाज क्या बोला कि आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, आर्य समाज ही बोला कि आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए। मगर स्वामी विवेकानंद का जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन, उसमें ये बिलीव है कि आप स्टैचू को पूजा कर सकते हो, इमेज को पूजा कर सकते हो, क्योंकि यदि इमेज से यदि आपको पावर ड्रॉ हो रहा है तो क्यों नहीं करोगे। जैसे आज मंदिर में आइडल वर्शिप देखते हैं ना हम लोग, तो वहाँ जाते हैं तो हमको एक मिलता है ना सेंस, एक कनेक्टिविटी मिलता है। तो यदि वो कनेक्टिविटी इमेज से मिल रहा है, स्टैचू से मिल रहा है, तो गो फॉर द स्टैचू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पॉजिटिव थॉट्स मिल रहे हैं ना आपको, हाँ आप कर सकते हो। स्पिरिचुअल फेवर के लिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान यदि आप प्राप्त कर रहे हो स्टैचू से, इमेज से, तो ठीक है, आप बना सकते हो। बात समझे ना।
हाँ देखो, अब ये क्या बोलते हैं, देखो इसलिए तो कहता है कि, इसलिए तो कहा है कि ये प्रोसेलाइजिंग बॉडी नहीं है, यानी कि धर्म कन्वर्ट करने वाला बॉडी नहीं है। कैसे? क्योंकि कहते हैं कि वेदांता का ज्ञान होने से ना एक क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन बन जाएगा और एक हिंदू अच्छा हिंदू बन जाएगा। ये साफ साफ पता चलता है इससे। यानी कि क्रिश्चियन वाला आदमी भी सुनेगा वेदांता को तो और अच्छा क्रिश्चियन बनेगा, और एक हिंदू अच्छा प्रवचन सुनेगा वेदांता का तो वो और अच्छा हिंदू बनेगा। इसका मतलब क्या कि रिलीजियस बॉडी तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोला कि क्रिश्चियन हिंदू बन जाएगा या हिंदू क्रिश्चियन बन जाएगा, ऐसा बात तो नहीं बोल रहा है। समझ गए ना? तो रामकृष्ण परमहंस का हो गया ये मिशन। अब इनका देखो थियोसॉफिकल मूवमेंट, ये थियोसॉफिकल मूवमेंट देखो स्टूडेंट, ये क्या है? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो मैडम ब्लावैट्स्की एंड कर्नल ओलकॉट, ये दोनों ही फॉरेनर्स है, बाहर के हैं, इन्होंने मिल के बनाया था। देखो बच्चे लोग कंफ्यूज करोगे क्योंकि इसमें एनी बेसेंट भी जुड़ी है बाद में जाके। एनी बेसेंट बहुत बड़ा नाम है, आने वाले समय में पता चल जाएगा तुम लोग को। मगर ये जो थियोसॉफिकल जो मूवमेंट बना, इसके फाउंडर कोई और है, मैडम ब्लावैट्स्की है और कर्नल ओलकॉट है। न्यूयॉर्क में बना था पहली बार 1870, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में बना है ये। 1882 में इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बना अडियार में, जो कि मद्रास के आसपास है, मद्रास के आउटस्कर्ट में है। समझ गए ना? क्या था इसमें? इसमें बात क्या था? इसमें देखो हिंदू का जो बिलीफ है उसको एक्सेप्ट किया, ये जो री इनकारनेशन है देखो उसको एक्सेप्ट किया, कर्मा को एक्सेप्ट किया। इसमें देखो जितने भी हमारे हिंदू फिलोसॉफिकल बुक्स सब है, जैसे उपनिषद हो गया, समाख्या हो गया, योगा हो गया, वेदांता, सबको स्वीकार कर लिया। यानी कि फॉरेनर आदमी इंडियन को सिखा रहा है कि देखो आपका किताब बहुत अच्छा है, पढ़ो, सब बहुत बढ़िया है आपका इंडिया में। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सोसाइटी ऑल्सो सॉट टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सप्लेन लॉज ऑफ नेचर एंड द पावर्स लेटेंट इन मैन, यानी कि जो भी नेचर का जो भी चीज़ है जो कि अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ इंडियन बुक्स। समझ गए ना? हाँ देखो ये मूवमेंट कह सकते हो कि एक तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदू रिनासांस चला उसमें इसने भी सपोर्ट किया इस तरह का मूवमेंट सब भी। देखो चाइल्ड मैरिज को अपोज किया है, मगर हाँ कास्ट को ख़त्म करने का बात किया है, डिस्क्रिमिनेशन बेकार का चीज़ है वो भी बात किया है। देखो आउटकास्ट जो छुआछूत लोग सब है, जो अनटचेबल्स है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। विडोज़ का जो कंडीशन ख़राब हो गया उसको भी आगे बढ़ाने, मतलब उसको भी ठीक करने की बात है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव थॉट है, मगर टू मच डिपेंडेंसी ऑन द बुक्स। रियल में देखोगे कि ये सक्सेस उतना नहीं हो पाया ये मूवमेंट, समझा? और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बात रहेगा। अब देखो अब जब एनी बेसेंट का एंट्री हुआ, आखिर एनी बेसेंट तो नहीं थी, एनी बेसेंट बाद की मेंबर है, तो इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्या एनी बेसेंट ही इसकी फाउंडर थी? तो एनी बेसेंट फाउंडर नहीं थी वो। समझ गए? देखो एनी बेसेंट आई, इसमें देखो इन इंडिया देखो क्या लिखा गया था, मूवमेंट बिकम पॉपुलर। जैसे ही एनी बेसेंट आई प्रेसिडेंट बनी इस मूवमेंट का, इस सोसाइटी का, हाँ 907 में, क्योंकि ओलकॉट मर चुके थे, कर्नल ओलकॉट मर चुके थे, उनके बाद ये आए तो ये मूवमेंट बड़ा बन गया, समझा? और इंडिया में कब आई थी एनी बेसेंट? 1893 में आई थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला है जो ब्रिटिश से लड़ रही थी, क्योंकि आयरलैंड को भी कंट्रोल करके रखा था ना इंग्लैंड, तो वो इंडिया में भी आके आयरलैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी लड़ रही थी। वो बहुत तगड़ा लेडी, ठीक है। इंडिया का नेशनलिज्म में भी इनका बहुत बड़ा रोल है एनी बेसेंट का, पढ़ोगे बाद में तुम लोग होम रूल मूवमेंट पढ़ने वाले हो ना, उसमें तुम एनी बेसेंट का रोल देखोगे, वहाँ पे तुम बीजी तिलक का भी रोल देखने वाले हो। आ रहा है समझ में ना? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में खुला 1898 को, तो बिल्कुल इनको ही श्रेय जाता है। और वही बच्चे लोग सेंट्रल हिंदू कॉलेज अभी के डेट में हिंदू BHU बना है तुम्हारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जानते हो ना, BHU जिसको कहते हैं, मदन मोहन मालवीय ने बनाया है उसको। जो फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? एनी बेसेंट ने। और उस समय कॉलेज का नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में। यहाँ पे देखो हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वे टॉट, देख रहे हो ना, यानी कि हमारे किताब भी और बाहर के जो बुक्स है उसको भी टीच किया था। बाद में देखो वही तुम्हारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना 1916 में विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय। सी डिड मच फॉर द कॉज ऑफ, देखो महिला के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया इन्होंने, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। हाँ सवाल ये कि इनका इम्पैक्ट क्यों कम रह गया? इनका इम्पैक्ट इसलिए कम रह गया क्योंकि उनके जो प्रोग्राम था ना बहुत ही वेग था, क्लियर नहीं था बहुत सारा चीज़। दो फिलॉसफी था ना बहुत ही वेग था, वेग समझ रहे हो ना, क्लियर ही नहीं था, इसलिए लोग को प्रभावित नहीं कर पाया ये चीज़। और दूसरी बात, हाँ भले ही प्रभावित नहीं किया, भले ही उसका प्रोग्राम वेग हो, मैं एक चीज़ तो जरूर किया है कि इंडियंस के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट जरूर क्रिएट किया है। यस हमारा बुक बढ़िया है, यस हम ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, ये रेस्पेक्ट तो क्रिएट हुआ है।
तो हम कह सकते हैं कि थियोसोफिस्ट ऑल्सो हैड द इफेक्ट ऑफ गिविंग अ, हाँ, मगर निगेटिविटी क्या है कि जो भी आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ, सेल्फ प्राइड हुआ, वो भी एक तरह से क्या है, फॉल्स सेंस, क्योंकि रियल में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। और जो भी लेके आया था तो हिंदू का ही स्क्रिप्चर्स को बढ़ा चढ़ा के लिख देता था। जैसे मान लो कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में नहीं होता है कि नहीं बोलते कि बहुत तगड़ा थे हम लोग ये करते थे, वो करते थे, ज़्यादा। तो अब कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम नहीं भी कर रहे थे उसको भी प्रेजेंट कर दिया तो हमें लगता है कि वाह हम कर रहे थे, और पता चला कि रियल में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो एक तरह से फॉल्स प्राइड भी क्रिएट कर रहा था, ये निगेटिविटी है इसका। मगर फॉल्स प्राइड भी हो, जो भी हो, प्राइड तो क्रिएट हो रहा था, और जो कि जरूरी था उस समय ब्रिटिश का अगेंस्ट। चलो देखो, तो वी हैव कवर्ड ब्रह्म समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, वेद समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी कवर हो चुका है स्टूडेंट। देखो, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कर चुके हैं हम लोग। कल हम लोग सोशल रिलीजियस मूवमेंट देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट, कंप्लीटेड।